हेलो बालक, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे, जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया था। अब हम चलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 2 पे। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, ये प्योर थियोरेटिकल चैप्टर है, बट बहुत ही फंडामेंटल है। फंडामेंटल इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को आप डिफरेंट चैप्टर में यूज करते हैं। सो अगर आपने थर्ड चैप्टर से सिलेबस को स्टार्ट किया था तो इस चैप्टर के मेजॉरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट को आप ऑलरेडी जानते हो, और अगर आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो डोंट वरी, ये चैप्टर आपको बाकी चैप्टर्स को कवर करने में बहुत ही मदद करेगा। दोनों ऑप्शन मैंने आपके लिए रखा हुआ है, क्या फर्स्ट चैप्टर से पढ़ो या आप थर्ड चैप्टर से पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सिलेबस उसी पेज से आगे बढ़ेगा। इस चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, और किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर के लिए जो रिसोर्सेज है, जो सोर्सेज ऑफ फंड है, सोर्सेज ऑफ फंड की जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हम जानते हैं कि आइडिया बहुत सिंपल है, ये इनफ्लो एंड आउटफ्लो का मामला है, पूरा का पूरा एफएम इसी पे डिपेंडेंट है। सो हम अगर कहीं से फंड उठा रहे हैं, उस फंड का मेरा कॉस्ट क्या आएगा, और उस फंड को जहां मैं इन्वेस्ट करूंगा वहां से मेरा रिटर्न क्या आएगा, इस पे सारा कैलकुलेशन आधारित है। ऐसे में डिफरेंट सोर्सेज को समझना, उन सोर्सेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना, उन सोर्सेज के कॉस्ट को समझना बहुत ही निहायत जरूरी हो जाता है। And that is why this chapter is critical. So types of financing is the name of the chapter, chapter number 2, pure theoretical chapter. यहां से आपको थियरी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। इसका कोड देख लो, क्या कह रहा है? All power is within you. Believe in that. Do not believe that you are weak. Stand up and express the divinity within you. It's all about what you think. बड़ा सिंपल, बहुत विद्वान लोगों ने कहा है कि become what you think. So control your power of thinking. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले we are going to see the financial needs and sources of finance. As I told you in this chapter, primarily we will be considering different sources of finance. और उनके बारे में ही हमें स्टडी करनी है। और कई सारे सोर्सेज हो सकते हैं फाइनेंस के, जहां से आप फंड रेज कर सकते हो। उन्हीं सोर्सेज के बारे में हमें कंटिन्यूसली इस चैप्टर में डिफरेंट सोर्सेज को स्टडी करना है। सो फाइनेंशियल नीड्स एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की हम बात करते हैं, यहां से हम शुरू करते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल नीड क्या है, और उस फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए क्या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। तो जब भी आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, जब भी आप कोई, लेट्स से यू हैव टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, और यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, यू हैव टू लॉन्च अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, you have to, let's say, do the merger, or you have to do the acquisition, you have to do the divestment. इन सब में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत क्रिटिकल रोल होता है। नॉट ओनली दैट, डे टू डे ऑपरेशंस की जब हम बात करते हैं उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत ही क्रिटिकल रोल होता है। और इन सब में जो आपका सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, इसकी समझ का होना क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। चाहे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात करो, चाहे आप कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करो, फाइनेंसिंग डिसीजन के थ्रू ही आप कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। जब आप फंड इन्वेस्ट करने जाएंगे वहां भी आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत होगी, राइट। सो एवरीवेयर यू विल फाइंड दैट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइप्स ऑफ फंड एंड सोर्सेज ऑफ फंड आर एसेंशियल। तो क्या फाइनेंशियल नीड है कंपनी की और क्या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होंगे। तो नीड कई तरह की हो सकती है फाइनेंशियल नीड कंपनीज की। कभी कभी कंपनी को शॉर्ट टर्म में फंड चाहिए होता है, कभी कभी लॉन्ग टर्म में फंड चाहिए होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू आर लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस, तो यू हैव टू मेक कैपिटल एक्सपेंडिचर, और व्हेन वी थिंक ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो दैट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लंबे समय के लिए आप क्या कर रहे हो, उस पैसे को लगा रहे हो, अपने एसेट में इन्वेस्ट किया, दैट एसेट विल बी ऑपरेटिंग लेट्स से फॉर 10 years। 10 साल तक उस एसेट को ऑपरेट करके यू विल बी जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम दैट एसेट, एंड यू आर इन्वेस्टिंग टुडे, सो दैट्स अ लॉन्ग टर्म नीड। Likewise, we may have some mid-term need as well, medium time period का, and we can have the short-term needs as well. So when we talk of the short-term needs, mid-term needs and long-term needs, so किस तरह के sources से इन needs को हमें fulfill करना चाहिए, satisfy करना चाहिए, that is what we are going to study in this topic. So financial needs and sources of finance. Business entities need funds to meet various requirements. The need for funds may be for short-term, medium term or long term, depending on time, and accordingly funds can be sourced from various sources. So अगर मेरे को शॉर्ट टर्म का नीड है और मैंने लॉन्ग टर्म से फंड कर दिया,
लॉन्ग टर्म सोर्सेस से फंड उठा लिया, सो इज दैट अप्रोप्रिएट? आप बोलोगे कतई नहीं। एंड हमें लॉन्ग टर्म के लिए फंड चाहिए, लेकिन हमने शॉर्ट टर्म सोर्स का इस्तेमाल कर लिया, इज दैट अप्रोप्रिएट? आप बोलोगे अगेन नहीं। सो नीड के हिसाब से वी डिसाइड द सोर्सेस ऑफ फंड एंड वी प्रोक्योर फंड अकॉर्डिंगली। अब तीन तरह की हमने बताया नीड्स को। एक है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स, द सेकेंड वन इज द मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स, and the third one is the short term financial needs. Long term financial needs, medium term financial needs and short term financial needs. अब देखो शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट टर्म में हम ऑपरेटिंग साइकिल की बात करते हैं या मिनिमम 12 मंथ्स की बात करते हैं, 12 महीने से एक्सीड नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज यूजुअली आवर ऑपरेटिंग साइकिल विद एक्सेप्शन ऑफ सम बिजनेसेस। सो 12 महीने का या एक साल के अंदर की अगर बात है, एक साल से एक्सीड नहीं कर रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। सो नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, एक साल को एक्सीड नहीं कर रहे हैं तो दैट इज शॉर्ट टर्म। अगर हम 1 साल से 5 साल के बीच में आते हैं, दैट इज आवर मीडियम टर्म। सो बिलो 1 ईयर शॉर्ट टर्म, 1 ईयर टू 5 ईयर मीडियम टर्म, और उसके ऊपर जहां भी जाएंगे वो सब क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो एक्सीडिंग 5 ईयर इज लॉन्ग टर्म। ठीक है, सो 3 तरह के नीड्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म 1 ईयर और बिलो, मीडियम टर्म 1 to 5 ईयर एंड लॉन्ग टर्म 5 ईयर एंड अबव। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ नीड्स। अब 5 ईयर एंड अबव की जब हम बात करते हैं तो ये किस तरह का नीड है? आपने कहा सर प्लांट लगाना है, सो प्लांट अब 6 महीने के लिए तो लगाया नहीं जाता है। सो जब आप प्लांट स्टैब्लिश करना चाहते हो, उसमें जो आपका खर्चा आएगा दैट इज योर लॉन्ग टर्म नीड, दैट विल एक्सीड 5 ईयर। अगर आप मशीनरीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, दैट इज योर लॉन्ग टर्म नीड, दैट विल एक्सीड द 5 ईयर। सो वी से द प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग एंड हार्डकोर वर्किंग कैपिटल। नाउ व्हेन वी डू द कैपिटल एक्सपेंडिचर इनिशियली, सो विद इन्वेस्टमेंट इन सम फिक्स्ड एसेट्स, also we will have to get some working capital. So ऐसा होता है बिजनेस के इनिशियल डेज में, you want to be generating enough return to manage your day-to-day activities. So we'll have to make a substantial investment in working capital, and that will be renewed. हम जानते हैं working capital, why we do not charge depreciation, because that is renewed, and at the end of the project the working capital is released. But initially when we are starting a project, when we are doing the capital expenditure, in that case their working capital is invested, and that working capital will be sourced from long term. वो कहां से सोर्स हो रहा होता है? लॉन्ग टर्म से सोर्स हो रहा होता है। सो प्लांट, मशीनरी, लैंड, हार्डकोर वर्किंग कैपिटल, ये सब हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाता है, जो 5 साल के अबव में जाएगा। व्हाट अबाउट द मिड टर्म इन्वेस्टमेंट? नाउ जब ऑपरेशन हमने किया, we have to sell our product, let's say, so we will have to do marketing. So when we run a marketing campaign for longer period of time, the sale will follow, right? So अगर हम marketing की बात करें, publicity की बात करें, advertising की बात करें, advertising campaigns की बात करें, और furniture also, इसका भी life 1 से 5 हो सकता है। तो furniture etc., ये सब के सब जो investment है, these investment will fall under the category of medium term financial needs, means between 1 to 5 years. So land हो गया, building हो गया, different infrastructure हो गए, hardcore working capital हो गया, ये मेरा हो गया long term. और 1 to 5 में जो आपको आता हुआ दिख रहा है, चाहे एडवर्टीजमेंट हो, पब्लिसिटी कैंपेन हो, मार्केटिंग एक्टिविटीज हो, फर्नीचर्स हो, ये हमारा क्या हो गया? मिड टर्म। देन देयर कम्स अ शॉर्ट टर्म। सो शॉर्ट टर्म में जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट एसेट्स, finance current assets like stock, debtor, cash etc., that is working capital requirement of the entity. तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स में आ गया हमारा वर्किंग कैपिटल। सो 3 तरह के नीड्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड, मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड। लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड अबव 5 years, right? Advertisement, publicity etc., mid term financial needs 1 to 5 years, and working capital requirement is your short term financial needs, that is below 1 year और एन ऑपरेटिंग साइकिल। ये 3 तरह के नीड्स हो गया। अब इसके लिए फंड की बात की जाती है कि इसके लिए हम फंड कहां से सोर्स करें, कहां से फंड को हम सोर्स करें। तो जब आप सोर्स की बात करते हो, तो सोर्स के आधार पे आपके पास 2 सोर्सेज होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। सो वन इज इंटरनल, वन इज एक्सटर्नल।
अब इंटरनल एंड एक्सटर्नल से हमारा क्या मतलब है? इंटरनल का मतलब हुआ जो फंड कंपनी के अंदर का फंड है, और एक्सटर्नल का मतलब हुआ जब हम थर्ड पार्टी से, लेंडर से, इन्वेस्टर से पैसा रेज करते हैं। तो सो कंपनी के पास क्या ऐसा फंड है, तो आप कहते हो कंपनी का नेट प्रॉफिट, कंपनी का रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट नेट प्रॉफिट है, कंपनी के पास सफिशिएंट रिटेन्ड अर्निंग्स है, तो कंपनी उस रिटेन्ड अर्निंग्स को इन्वेस्ट कर सकती है। वी नो दैट वी हैव ईबीआईटी, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट पे कर दिया तो हमें मिल जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स पे कर दिया तो हो जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया, वी गेट द अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर एंड वी कैन रिटेन दैट अर्निंग कंप्लीटली, और वी कैन पे सम पोर्शन ऑफ द अर्निंग एज अ डिविडेंड एंड देन रिटेन सम पोर्शन एज अ रिटेन्ड अर्निंग्स। सो दैट रिटेन्ड अर्निंग्स इज द कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो कॉमन शेयर होल्डर्स का कैपिटल है, एंड दैट कैन बी इन्वेस्टेड इन सम प्रोजेक्ट। सो इफ यू आर यूजिंग द रिटेन्ड अर्निंग्स, एंड दैट इज मोस्ट प्रेफर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो व्हेन यू आर यूजिंग द रिटेन्ड अर्निंग्स, दैट इज इंटरनल। व्हाट अबाउट एक्सटर्नल? जब एक्सटर्नल की बात करते हैं तो वी हैव इक्विटी एंड वी हैव डेट। तो शेयर कैपिटल से हम रेज कर सकते हैं या हम डेट से रेज कर सकते हैं। शेयर कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो शेयर कैपिटल में दो तरह का हो सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। And there is a very basic difference between equity share capital and the preference share capital. And the preference share capital is preferred. अब क्या होता है इसमें, दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स अभी सुन लो, आगे हमें डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहला, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है, प्री डिटरमिन्ड होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल में कोई भी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता है। कंपनी के पास जो बचेगा, जो रेसिडुअल इनकम होगा, उसमें से कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी अगर चाहे तो। डिविडेंड देना कोई मैंडेटरी नहीं होता, वो तो हमारी स्ट्रेटजी होती है कि हम दें या ना दें। वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं जो आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ते हो, डिविडेंड डिसीजन में टेक्निकली आप पढ़ते हो। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है जो इक्विटी शेयर में नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो कंपनी लिक्विडेट हो रही हो, या ऐसे सोचो कंपनी के एसेट पे इक्विटी और प्रेफर्ड में किसका फर्स्ट राइट होता है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का फर्स्ट राइट होता है। तो अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो पहले प्रेफरेंस शेयर को क्या किया जाएगा, उसका पैसा वापस किया जाएगा, जब बचेगा तब इक्विटी शेयर्स को जाएगा। सो वी हैव द इक्विटी शेयर्स एंड वी हैव द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हमारे पास ये दो आ गए, राइट। रिटेन्ड अर्निंग्स आर आल्सो कॉल्ड एज इंटरनल इक्विटी। चलेगा? क्यों ये इंटरनल इक्विटी है? तो आपको तो सर इक्विटी शेयर होल्डर का ही तो पैसा है, वो इक्विटी शेयर होल्डर का ही पैसा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी नहीं है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो हमने डिविडेंड दे दिया, उसके बाद जो बचा वो मेरा इक्विटी शेयर होल्डर का इनकम है। तो रिटेन्ड अर्निंग तो मेरा इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा है, तो उसको वो दैट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, इंटरनल इक्विटी। देन वी हैव द डेट। डेट में हम बात करते हैं डिबेंचर्स की, लोन्स की, एंड वेरियस अदर काइंड्स ऑफ डेट आर अवेलेबल। सो दिस इज द सोर्सेस, external and internal. In internal we have the retained earnings, in external we have the share capital and the debt, and in share capital we have the equity share capital and the preference share capital. अब इन्हीं से हम फंड रेज करेंगे। तो जरा गौर करो, we have long term needs, long term needs, so based on maturity of payment के आधार पे, एक तो हमने देखा सोर्स के आधार पे, now सीधी based on maturity of payment के आधार पे हमारे पास क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला हो गया, लॉन्ग टर्म को फंड करने के लिए वी कैन यूज द इक्विटी शेयर्स, वी कैन यूज द प्रेफरेंस शेयर्स, वी कैन यूज द रिटेन्ड अर्निंग्स, वी कैन यूज द डेट। लॉन्ग टर्म लोन्स लेके आ सकते हैं, वेंचर कैपिटल फंडिंग कर सकते हैं, एसेट सिक्योरिटाइजेशन कर सकते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग को हम यूज कर सकते हैं। नाउ दीज आर सर्टेन सोर्सेस बेस्ड ऑन व्हाट, मैच्योरिटी। लॉन्ग टर्म में इसकी मैच्योरिटी होती है, तो लॉन्ग टर्म फंड तो वही हुआ ना जिसकी मैच्योरिटी क्या हो, लॉन्ग टर्म में हो। मीडियम टर्म को फंड करने के लिए वी कैन यूज द प्रेफरेंस शेयर, डेट कैन बी यूज्ड, पब्लिक डिपॉजिट्स कैन बी यूज्ड, लोन मीडियम टर्म का, लीज फाइनेंस या हाई परचेज कैन बी यूज्ड, ईसीबी कैन बी यूज्ड, ठीक है, यूरो इश्यूज या एफसी बॉन्ड्स कैन बी यूज्ड। शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए ट्रेड क्रेडिट हो सकता है, अक्रूड एक्सपेंसेस एंड डिफर्ड पेमेंट्स, लोन शॉर्ट टर्म, एफडी 1 ईयर और लेस, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, वेरियस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। सो शॉर्ट टर्म से शॉर्ट टर्म, मिड टर्म से मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म से लॉन्ग टर्म को क्या करते हैं, बेसिकली फंड करते हैं। इसमें कुछ नई चीजें होंगी आपके पास, है ना, जैसे आप ईसीबी देख रहे हैं, एसेट सिक्योरिटाइजेशन देख रहे हैं, वेंचर कैपिटल फंडिंग देख रहे हैं, बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ पढ़ना है आपको। अब यहां इसमें हम नहीं उलझेंगे क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हमें डिटेल में पढ़ना है इसी चैप्टर में। एक बार वो पढ़ लोगे, ये आपका मामला क्या होगा, सेट हो जाएगा, आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। सो दिस इज बेस्ड ऑन मैच्योरिटी, बेस्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट। तो तीन हो गया, लॉन्ग टर्म में मैच्योर करे, मिड टर्म में मैच्योर करे, शॉर्ट टर्म में मैच्योर करे, एंड बेस्ड ऑन सोर्सेज में हमारे पास एक्सटर्नल हो गया और इंटरनल हो गया, राइट। सो ऐसा नहीं है ये एब्सोल्युटली अलग है। आप देख रहे हो
ये बस आधार है क्लासिफिकेशन का सोर्सेज ऑफ फंड का, कि हम सोर्स के आधार पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं और उनके मैच्योरिटी के आधार पे भी क्लासिफाई कर रहे हैं। तो लोन जो होता है ना वो लॉन्ग टर्म का भी होता है, मिड टर्म का भी होता है, शॉर्ट टर्म का भी होता है। अगर मुझे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करना है तो मैं शॉर्ट टर्म लोन उठाऊंगा, राइट। अगर मुझे फर्नीचर में लगाना है तो मैं मिड टर्म लोन उठाऊंगा, अगर मुझे प्लांट में लगाना है तो मैं लॉन्ग टर्म लोन उठाऊंगा। दैट इज द बेसिक आइडिया, उसी को हम कहते हैं बेस्ड ऑन मैच्योरिटी। तो ये तीन क्लासिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फंडिंग क्या हमने सीखा कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फंड करेंगे, मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स को हम मीडियम टर्म सोर्सेज से फंड करेंगे, एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फंड करेंगे। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फंडिंग वेरियस नीड्स। ठीक है। जनरल रूल ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ डिफरेंट एसेट may also be changed depending upon the nature of borrowers, stage of development of business and nature of business. तो ये जनरल रूल चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ borrowers, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। जरा इसको देख लो कैसे कह रहे हैं हम। सो नेचर ऑफ borrowers एंड स्टेज ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, राइट। देखो पर्पस है, टाइप ऑफ बोरोइंग है, बोरोवर नेचर है, और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में आपके डिफरेंट स्टेजेस हैं, नेचर ऑफ बिजनेस है एंड सोर्सेज ऑफ फंड है, राइट। तो बोरोवर नेचर के हिसाब से कैसे हम करते हैं और एज पर द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द बिजनेस को हम किस तरह से फंड करते हैं, दिस इज व्हाट वी हैव टू सी। बहुत क्रिटिकल नहीं है, क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, ध्यान से बट समझ के रखना, फंडामेंटल है। लुक, अगर बोरोवर, हम पहले क्या देख रहे हैं, नेचर ऑफ बोरोवर को। अगर बोरोवर स्टार्टअप है, मिड साइज कंपनी है, एसएमई है या लार्ज कॉर्पोरेशन है, ऐसे सिचुएशन में, राइट, टू फंड नॉन करेंट एसेट्स दे विल गो फॉर इक्विटी विच इज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। वो क्या करते हैं, इक्विटी पे रिलाई करते हैं, राइट। अगर मीडियम टर्म लोन्स की बात करें फॉर एसएमईज, मीडियम टर्म लोन की बात करें तो लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन दे में यूज फॉर फंडिंग व्हाट, करंट एसेट्स, एंड नॉन करंट एसेट को फंड करने के लिए दे विल बी यूजिंग व्हाट, शॉर्ट टर्म लोन्स। बोरोवर नेचर कैसा है, लार्ज कॉर्पोरेट। तो अगर स्मॉल हो, मीडियम हो या लार्ज कॉर्पोरेट हो, स्मॉल है दे विल रिलाई मोर ऑन व्हाट, इक्विटी, मीडियम है दे मे गो फॉर द लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, और लार्ज कॉर्पोरेट से दे विल गो फॉर शॉर्ट टर्म लोन फॉर नॉन करंट एसेट्स, एंड फॉर करंट एसेट्स लॉन्ग टर्म लोन्स विल बी बोरोड। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तो क्या क्या हो गया हमारे पास, अर्ली स्टेज, ग्रोथ स्टेज एंड द स्टेबल स्टेज। सो इन अर्ली स्टेज there is high uncertainty, right? High to moderate uncertainty, दो कैटेगरी में आप इसको बांट सकते हो, high uncertainty and high to moderate uncertainty। ग्रोथ स्टेज में मॉडरेट टू लो अनसर्टेनिटी दिखेगा आपको, जबकि स्टेबल स्टेज में आपको लो अनसर्टेनिटी दिखेगा एज फार एज नेचर ऑफ बिजनेस इज कंसर्न। सो अर्ली स्टेज में, बिजनेस के अर्ली स्टेज में हमेशा अनसर्टेनिटी क्या होती है, हाई होती है। यू आर नॉट एबल टू सी क्लियरली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जब आप ग्रोथ स्टेज में पहुंचते हैं, इसका मतलब नाउ यू आर selling your product, now your business is growing, so in that case you will have moderate to low uncertainty, and when the business is in a stable stage, in that case you have what, low uncertainty. So when there is high uncertainty, उस कंडीशन में इक्विटी, एंजल फंड से आप क्या करते हो, या इक्विटी, वेंचर कैपिटल, डेट से आप क्या करते हो, अपने आप को फंड करते हो, राइट। नाउ इन दिस केस यू विल फाइंड दैट since there is high uncertainty, so involved risk भी क्या होगा, ज्यादा होगा। so angel funding and venture capitalist के through आप क्या कर सकते हैं, you can raise your fund. when you are at growth stage and there is moderate to low uncertainty, then debt and venture capital या private equity से फंड कर सकते हो। जब आप स्टेबल स्टेज में होते हैं तो आप क्या करते हैं, डेट से फंड करते हैं। अनसर्टेनिटी जितना ज्यादा होता है ना, हम डेट से उतना दूर भागते हैं, राइट, बिकॉज डेट के साथ हमारी फिक्स लायबिलिटी आती है, इक्विटी के साथ ऐसा नहीं होता, डेट के साथ फिक्स लायबिलिटी आती है। इसलिए जब स्टार्टअप करते हो ना आप, तो डेट को अवॉइड करना चाहिए। आप कोशिश करो कि आपको एंजल फंडिंग मिले, आप कोशिश करो आपको वेंचर कैपिटलिस्ट, अच्छा वेंचर कैपिटलिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इंटरेस्टेड इन गिविंग यू द डेट, है ना, वो बोलेंगे आप डेट ले लो हमसे इतना % पे। सो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी क्या होती है, हाई होती है। जब बिजनेस स्टेबल होता है अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। इन दैट केस वी कैन रिलाई ऑन व्हाट, डेट। सो नेचर ऑफ बोरोवर्स की अगर हम बात करें, स्मॉल हो, मीडियम हो या लार्ज एंटरप्राइजेस हो, और जब हम स्टेज ऑफ बिजनेस की बात करें, अर्ली स्टेज हो, ग्रोथ स्टेज हो या स्टेबल स्टेज हो, सो वी कैन हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड एंड अकॉर्डिंगली वी कैन बोरो द फंड, राइट।
सो दिस इज योर बेसिक आइडिया एक्चुअली कि क्या हमारी फाइनेंशियल नीड्स होती हैं और क्या हमारे पास सोर्सेज होते हैं. हमने कहा शॉर्ट टर्म नीड्स होती है, लॉन्ग टर्म नीड्स होते हैं, मीडियम टर्म नीड्स होती है. अकॉर्डिंगली हम फंड रेज करेंगे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड से. नाउ वी हैव टू सी द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज. क्या क्या हमारे पास सोर्सेज ऑफ फंड हो सकते हैं. There are two ways of classifying various sources of finance. One is basic source and second is the maturity of the repayment period. So we have seen it. अभी हमने देखा था कि बेसिक सोर्स के आधार पे हमारे पास क्या हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स. एंड मैच्योरिटी के आधार पे भी हमने देखा कि हमारे पास दो हो सकते हैं, शेयर कैपिटल था हमारे पास और डिबेंचर था. सो वी हैव टू एस्पेक्ट्स हियर. इंटरनल जब हम सोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग होता है. इंटरनल सोर्स में हमारे पास क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग होगा. और जब हम एक्सटर्नल सोर्स की बात करते हैं वी हैव द शेयर कैपिटल एंड द डिबेंचर. शेयर कैपिटल में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है. डिबेंचर में डिबेंचर है, लोन है, ना अदर मोड्स हो सकते हैं हमारे पास टू रेज द फंड. दिस इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. अभी हमने देखा था. तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स वी हैव इंटरनल एंड एक्सटर्नल, where in external we have equity share capital and the preference share capital and the debt, and in internal we have the retained earnings. These are different sources of finance, right? अगर हम मैच्योरिटी पीरियड के आधार पे देखें तो मैच्योरिटी पीरियड के आधार पे हमारे पास तीन तरह के हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म. ये सब रट्टा मारने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है. ये सारे सोर्सेज आप ऑलरेडी जानते हो. अगर आप इस चैप्टर को पहली बार देख रहे हैं तो बिल्कुल चिंता मत करो. इन सारे सोर्सेज का कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है. हम इक्विटी का भी कैलकुलेट करते हैं, डेट का भी कैलकुलेट करते हैं, रिटेन अर्निंग का भी कैलकुलेट करते हैं, प्रेफरेंस शेयर का भी कैलकुलेट करते हैं. यही चार मेजर सोर्सेज को हम बेसिकली यूज कर रहे होते हैं. और जितना अदर जो है, आप वेंचर कैपिटलिस्ट की बात करो या फिर आप एंजल फंडिंग की बात करो, इंटरनेशनल फंडिंग की बात करो, इसके बारे में इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं. तो यहां कुछ भी रटने की कोशिश मत करना, बट बेसिक आइडिया आपका क्लियर होना चाहिए कि जब हम मैच्योरिटी पीरियड के आधार पर बात करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास तीन तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म. और जब हम सोर्सेज के आधार पे बात करते हैं तो दो तरह का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल का मतलब रिटेन्ड अर्निंग हो गया, एक्सटर्नल में हमारे पास शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर का डिबेंचर आता है, राइट? तो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर. और जब हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा. डिबेंचर में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स एंड लोन्स आएंगे, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी के आधार पे वी हैव द लॉन्ग टर्म, वी हैव द मीडियम टर्म एंड वी हैव द शॉर्ट टर्म. ठीक है. अब देखो लॉन्ग टर्म लोन की जब आप बात करो तो हमने क्या कहा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस में हमारे पास आ गया शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर. ये हर एक बिजनेस यही कहता है. अब क्या होते हैं, जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो शेयर खरीदते हैं और वो सोचते हैं 15 दिनों में शेयर दूना हो जाए, और जब वो शेयर का प्राइस उनको नहीं बढ़ रहा हुआ दिखाई दे रहा तो उसको बेच देते हैं. ऐसा शेयर होल्डर आप चाहोगे? नहीं चाहोगे. पता है क्यों नहीं चाहोगे? क्योंकि आप क्या कहते हो शेयर होल्डर्स को? आप कहते हो भाई तुम अगर मेरे कंपनी में पैसे लगा रहे हो ना, लॉन्ग टर्म के लिए लगाओ. तुमने पैसे लगाए, उस पैसे को कंपनी यूज करेगी, उस पर रिटर्न जनरेट करेगी, तुम्हारा फायदा कराएगी. ये ओवरनाइट नहीं होता है, ये इट टेक्स टाइम. तो जब आप पैसे लगा रहे हो हमारी कंपनी में तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाओ. सो इक्विटी शेयर कैपिटल से आप क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए फंड रेज करते हैं. सेम विल हैपन इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. और रिटेन्ड अर्निंग को आप क्या कर सकते हो, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं. डिबेंचर्स से आप लॉन्ग टर्म रेज कर सकते हैं. लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, वेंचर कैपिटल फंडिंग, एसेट सिक्योरिटाइजेशन, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग. ये सब हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं जहां से हम फंड को रेज कर सकते हैं. व्हेन इट कम्स टू मीडियम टर्म, तो प्रेफरेंस शेयर से मीडियम टर्म के लिए रेज कर सकते हैं, डिबेंचर से मीडियम टर्म के लिए रेज कर सकते हैं. देखो हमने इसमें इक्विटी नहीं दिया, तो प्रेफरेंस शेयर को के थ्रू हम रेज कर सकते हैं बाय फिक्सिंग द मैच्योरिटी पीरियड एट मीडियम टर्म. सेम वी कैन डू इन द केस ऑफ डिबेंचर. पब्लिक डिपॉजिट्स को हम यहां यूज कर सकते हैं मीडियम टर्म के लिए. मीडियम टर्म लोन ले सकते हैं डिफरेंट बैंक से, कमर्शियल बैंक से. लीज फाइनेंसिंग को यूज कर सकते हैं, हायर परचेज फाइनेंसिंग यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स को यूज कर सकते हैं, ईसीबी जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, यूरो इश्यूज से हम रेज कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी बॉन्ड से हम फंड रेज कर सकते हैं. सो दीज आर मीडियम टर्म. सो इक्विटी सिर्फ लॉन्ग टर्म में हमने यूज किया. देन वी हैव द मीडियम टर्म, प्रेफरेंस शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक हो गया एंड वेरियस अदर सोर्सेस. देन कम्स द शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म से वर्किंग कैपिटल को हम मैनेज कर रहे हैं ना, जैसे हमने कहा ट्रेड क्रेडिट या एक्रूड एक्सपेंसेस एंड डिफर्ड इनकम. शॉर्ट टर्म लोन्स ले लिया हमने, लाइक वर्किंग कैपिटल लोन्स, सैलरी लोन्स, बहुत तरह के लोन्स आपको बैंक देती है शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए. Advances received from customers and various short-term provisions we can have for the short-term
एज अ शॉर्ट टर्म सोर्स. सो मैच्योरिटी के आधार पे तीन तरह क्या हो गया, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म में इक्विटी ले लिया, डेट ले लिया, प्रेफरेंस शेयर ले लिया, लॉन्ग टर्म लोन्स ले लिए. मीडियम टर्म में प्रेफरेंस शेयर ले लिया, डेट ले लिया, शॉर्ट टर्म लोन्स ले लिया, लीज फाइनेंसिंग ले ली. और शॉर्ट टर्म में हमने ट्रेड क्रेडिट ले लिया, शॉर्ट टर्म लोन ले लिए, एडवांस ले लिया कस्टमर से. दीज आर द सोर्सेस जहां से हम फंड रेज कर सकते हैं एज फार एज शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इज कंसर्न. तो ये तीन तरह के हो गए बेस्ड ऑन व्हाट, मैच्योरिटी. राइट. अब व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू स्टडी ऑल ऑफ देम इन डिटेल्स. सो पहले देखेंगे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड. जब आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड की बात करोगे तो आपने कहा सर हमारे पास इक्विटी आता है, हमारे पास डेट आता है, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं. ये तीन तो सबसे प्राइमरी है, तो यहीं से हम शुरू करेंगे. डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू शेयर कैपिटल एंड डेट. सो अंडर शेयर कैपिटल वी हैव द इक्विटी शेयर कैपिटल and we have the preference share capital, or under debt we have the debentures, long term borrowings and others. So हम long term sources of fund को, long term sources of finance को इस तरह से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. तो सबसे पहला देखेंगे ओनर्स कैपिटल और द इक्विटी कैपिटल. इक्विटी कैपिटल इज द ओनर्स कैपिटल because equity shareholders are the owners of the company. They are, you know, आप कह सकते हो, वी कैनॉट से दे आर रिस्पॉन्सिबल, बट दे इंगेज इन डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी. अब ये कैसे हो सकता है, किसी कंपनी के पास लाखों शेयर होल्डर्स हैं. तो अगर मान लो मैं बात कर लूं, लेट्स से टॉक अबाउट द अदानी ग्रुप्स, उसकी किसी कंपनी को उठा लो तो उसके तो कई सारे लाखों शेयर होल्डर्स हैं. अब इतने सारे शेयर होल्डर्स डे टू डे अफेयर्स में तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते. तो हम जानते हैं, बड़ा बेसिक सा आइडिया है, उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं शेयर होल्डर्स के. सो इनडायरेक्टली दे आर इन्वॉल्व इन डे टू डे अफेयर्स. They are owner of the company. They are interested in profit and loss. Because अगर लॉस होता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होगा, और अगर प्रॉफिट होता है रेसिडुअल इनकम में जाके तो वो भी इक्विटी शेयर होल्डर का होगा. सो दे आर ओनर ऑफ द कंपनी. शेयर होल्डर का मतलब हुआ ओनर. 100% शेयर्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और जिन जिन पार्टीज के पास वो शेयर है उनका उस पर्टिकुलर कंपनी में ओनरशिप स्टेक है. And that is why it is called as owner's capital. ये किसका कैपिटल है, ओनर का कैपिटल. they are मालिक ऑफ द कंपनी. राइट. हमने क्या सीखा था फर्स्ट चैप्टर में कि प्रमोटर को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ही इज द ओनर, कंपनी उसके लिए है. नहीं, कंपनी शेयर होल्डर्स के लिए. आप शेयर होल्डर हैं, आपके लिए भी कंपनी है, बट अदर शेयर होल्डर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. और दैट इज वाई हमने एक कॉमन ग्राउंड तैयार किया था मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के बीच में. दैट वाज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. और हमने कहा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा, और उसी को ध्यान में रख के सारे डिसीजन मेकिंग करी जाएंगे. सो जब हम इक्विटी कैपिटल की बात करते हैं, दिस इज द ओनर कैपिटल. ये किसका कैपिटल है, ओनर्स का कैपिटल है. इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस कैपिटल के क्या टाइप्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इन सबको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट विद द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. ये एक परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है. सबसे पहली बात सोचो, अब छोटा सा एग्जांपल ले लो. अब 4 दोस्तों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट करी. अब उसमें सबकी शेयर होल्डिंग है, आपने पैसा लगा दिया, तो वो एक परमानेंट सोर्स है कैपिटल का. और यू आर हैविंग ओनरशिप इन दैट कंपनी, एंड दैट कंपनी विल बी यूटिलाइजिंग दोज फंड टू जनरेट रिटर्न, एंड दैट रिटर्न विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इन सम वे. राइट. तो अब हम क्या कह रहे हैं कि इट इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल एंड होल्डर्स अंडरटेक हाईएस्ट रिस्क. अगर डेट के थ्रू इन्वेस्टमेंट हुआ है तो उसमें तो आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट मिल जाता है. कंपनी का परफॉर्मेंस लेवल क्या है, इससे डेट होल्डर का कोई लेना देना नहीं है. कंपनी का परफॉर्मेंस लेवल क्या है, प्रेफरेंस शेयर वाले भी इसकी चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि उनका रेट फिक्स्ड है. इक्विटी शेयर होल्डर का कोई रेट फिक्स नहीं होता, क्योंकि वो तो ओनर है कंपनी के. तो इनका जो कैपिटल है वो परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है. दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. तो सबसे पहले आपने क्या सीखा, इट्स अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल. और दूसरा आपने सीखा दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. इक्विटी शेयर कैपिटल का क्लेम किस पे होगा, प्रॉफिट पे. लेकिन कब, जब सबके क्लेम सेटिस्फाई हो जाएं. ईबीआईटी था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सबसे पहले वी पे द इंटरेस्ट ऑन डेट, यानी कि
जो फर्स्ट राइट है आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, वो आपके डेट होल्डर का है। डेट होल्डर कहता है बाकी बाद में सबको पेमेंट करना, आप कंपनी के मालिक हो, आप भी बाद में लेना, मुझे मेरा इंटरेस्ट दे दो भैया। तो आपने क्या किया, उसको उसका इंटरेस्ट पे कर दिया, तो आपको बचता है अर्निंग बिफोर टैक्स। अब गवर्नमेंट कहती है टैक्स दे दो मुझे, आपने उसे टैक्स दे दिया, फिर बचा अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या ये बांट दे शेयर होल्डर्स में? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहता है नहीं, तो फिर मैं प्रेफर्ड कहां हुआ? अगर इक्विटी शेयर होल्डर को बांट दोगे तो मैं प्रेफर्ड कहां हुआ? प्रेफर्ड मैं इसलिए हूं ना क्योंकि फिक्स्ड रेट पे आप मुझे क्या दे रहे हो, डिविडेंड पे कर रहे हो। 10% प्रेफरेंस शेयर, तो हमने कहा 10% का डिविडेंड आप मुझे पे कर रहे हो ना, तो पहले पे करो। तो आपने क्या किया, पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया, तो इसका चार्ज पहले आ गया। फिर आपके पास बचता है रेसिडुअल इनकम, EAESH, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये जाता है डिविडेंड किसको? शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स का राइट कब बनता है? जब बाकी सबको आप क्या कर चुके होते हो, पे कर चुके होते हो। सो इक्विटी शेयर होल्डर हैव अ क्लेम एज डिविडेंड ऑन प्रॉफिट only after the claims of other stakeholders are satisfied। जब बाकी के स्टेक होल्डर के क्लेम सेटिस्फाई हो जाते हैं उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर का क्लेम बनता है। तो ये ओनर कैपिटल है, ये ओनर्स हैं कंपनी के, ये परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है। और इक्विटी शेयर कैपिटल का क्लेम असेट पे या प्रॉफिट पे तब बनता है जब बाकी के क्लेम सेटिस्फाई हो चुके होते हैं। फर्स्ट चार्ज इसका नहीं होता। डिविडेंड पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, not a charge against profit. It's not a charge against profit, it is an appropriation of profit. So whether we are going to pay the dividend or not, that is also conditional. We can use this amount totally and we can invest in some project ताकि हम market price को boost कर ले। So they don't have charge against the profit. It is basically appropriation of profit. Nothing is fixed. There is no fixed charges कि 5% का डिविडेंड हम आपको देंगे ही देंगे। That is not fixed in the case of equity shareholder. That is fixed in the case of debt capital because of debt capital comes at a rate. आपने कहा 12% debt capital of ₹10 lakhs, तो 10 लाख का 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। आपने कहा 10% प्रेफरेंस डिविडेंड एट द रेट ₹100 ईच, तो आपको ₹100 का 10%, आपको ₹10 का क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा प्रेफरेंस डिविडेंड वाले को। बट ऐसा कोई फिक्स चार्ज नहीं होता इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इट्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ₹100 है और 5 शेयर होल्डर है तो ₹100 पांच लोगों में बढ़ जाएगा। और अगर मेरा प्रॉफिट 0 हो जाता है तो उन 5 को क्या मिलेगा, लड्डू। सो इट्स नॉट चार्ज, इट्स व्हाट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सो डिविडेंड पेबल to equity shareholder are appropriation of profit, not a charge against profit. While winding up of the company, equity shareholder will have the last saying on the asset. तो उनका जो क्लेम है ना सबसे लास्ट में होता है। So winding up the company, equity shareholder can only claim after the claims of other stakeholders are satisfied. And equity shareholders will obviously expect a higher rate of return considering high risk. अब मजा क्या है, हम कहते हैं नुकसान तो आपका, फायदा तो आपका। सो इक्विटी शेयर होल्डर क्या कहता है कि भाई मेरा कोई फिक्स चार्ज नहीं है, वो कहता है मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मुझे डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर आप कहते हो वाइंड अप भी होगा तो उसमें सबसे लास्ट राइट्स मेरा बनता है। फिर आप कहते हो कोई भी क्लेम मेरा एडवांस में नहीं है, मेरा जो डिविडेंड क्लेम है ना वो भी तब है जब बाकी के क्लेम को आप सेटल कर देते हो, राइट। इतना ज्यादा मैं रिस्क ले रहा हूं, मेरा कैपिटल पूरी तरह से रिस्क पे है, तो मुझे रिटर्न भी क्या चाहिए, हाई चाहिए। और यही रीजन है कि जब आप डेट, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर कैपिटल के कॉस्ट को कैलकुलेट करते हो तो आप देखते हो कि सबसे महंगा कैपिटल होता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां एक्सपेक्टेशन शेयर होल्डर्स की बहुत ही हाई होती है। ये हाई इसलिए है क्योंकि इनका रिस्क भी क्या है, ज्यादा है, राइट। सो these are the characteristics. नेक्स्ट देखना, इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अदर सप्लायर्स ऑफ फंड्स। Lenders would make sure that the debt equity ratio is comfortable to cover the cost. सो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो अदर सप्लायर ऑफ फंड को भी क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और यही रीजन है, बहुत ज्यादा डेट का पोर्शन जब आप बढ़ाते जाओगे आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी बढ़ती जाएगी, तो लेंडर जो है ना वो कॉशियस हो जाता है। लेंडर कहता है भाई ये तो बहुत बुरी तरह से अनबैलेंस्ड है, इस कंपनी का डेट पोर्शन बहुत ही ज्यादा है और डेट पोर्शन आप बढ़ा रहे हो। और जब आप डेट पोर्शन बढ़ा रहे हो एट द, किसके लिए बढ़ाते हो आप डेट, तो आपको ओनर के लिए, क्योंकि जो भी लोन ले रहे हो आप, डेट ले रहे हो, वो आप ओनर के लिए ले रहे हो, आप ओनर की अर्निंग को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हो। तो डेट होल्डर क्या बोलेगा कि हमारे कॉस्ट पे ओनर को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जो होगा नहीं क्योंकि डेट का पोर्शन ज्यादा है, इंटरेस्ट लायबिलिटी ज्यादा है, प्रॉफिट सेट ऑफ होगा, तो बाद में पता चलेगा कि हमारा भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हो रहा है।
सो एक बैलेंस्ड डेट इक्विटी रेशियो की हम बात करते हैं। आइडियल रेशियो आप जानते हो 2:1 होता है, उसी के आसपास हमें रखने की बात करी जाती है, ताकि जो डेट होल्डर है, जो प्रोवाइडर ऑफ फंड है अदर सोर्सेज से, वो क्या करे, सेफ फील करे। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर से देखो एक बार, क्या कहा आपने, परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है, ओनर है ये कंपनी के, इनका क्लेम सबसे लास्ट में आता है जब सारे के क्लेम को सेटिस्फाई कर दिया जाता है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। वाइंडिंग अप अगर हुआ कंपनी का तो इनका राइट सबसे लास्ट में बनेगा, और ये हायर रेट एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि इनका रिस्क भी क्या है, बहुत ज्यादा है, और ये क्वेश्चन या सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं किसको, अदर सप्लायर्स ऑफ फंड को भी। सो दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ गो फॉर टाइप्स। आई होप इट इज क्लियर। कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत आसान है। टाइप्स की बात करो, अब कितने तरह से इक्विटी शेयर को हम इशू कर सकते हैं। तो पहला है न्यू इश्यूज, दूसरा है राइट्स इश्यूज, तीसरा है बोनस शेयर्स, चौथा है स्वेट इक्विटी। नाउ न्यू इश्यूज एंड बोनस शेयर्स, राइट, राइट्स इश्यूज एंड स्वेट इक्विटी। अच्छा, प्राइमरीली आपको दो तरह का रेफरेंस आपको अक्सर दिखेगा, बट सर्टेनली चारों टाइप का रेफरेंस आपको डिफरेंट चैप्टर्स में आपको दिखेगा, राइट। इतना प्रोमिनेंट नहीं है बट दिखेगा। सबसे पहला है न्यू इश्यू। न्यू इश्यू का मतलब क्या हुआ, यही है ना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो फर्स्ट टाइम हमने शेयर इशू किया, ताकि शेयर होल्डर उसे सब्सक्राइब कर सके, उसे परचेज कर सके। दैट इज माई न्यू इशू। नाम से पता चल रहा है नया इशू हो रहा है। क्या इशू हो रहा है भाई, तो शेयर्स इशू हो रहे हैं। स्टॉक ऑफरिंग्स दैट आर मेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम हमने स्टॉक ऑफर किया, दैट इज माई न्यू इशू। वो क्या होता है, न्यू इशू होता है। राइट्स इशू किससे कंसर्न होगा, जरा सोचो। तो आप कहते हो सर ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कंसर्न होना चाहिए ना राइट्स इशू। अ राइट इशू इज एन इन्विटेशन फॉर existing shareholder to purchase additional new shares in the company. So अगर existing shareholders को invite किया जाए to purchase additional new shares in the company, that is rights issue. ये issue क्या करेगा, this gives existing shareholders securities called rights. With the rights, the shareholder can purchase new shares at a discount to the market price on a stated future date. So this gives the एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर व्हाट, राइट्स, और इस राइट्स का वो क्या कर सकते हैं, दे कैन यूज इट टू परचेज न्यू शेयर्स एट अ डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस ऑन अ स्टेटेड फ्यूचर डेट। ठीक है, इसको विद एग्जांपल समझो, राइट, इसको एग्जांपल समझो, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए हम राइट्स इशू की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो वी हैव न्यू इश्यूज, ठीक है, we have rights issues, then we have bonus shares, and we have sweat equity। ठीक है, ये चार तरह के, चार टाइप के इक्विटी शेयर हमें दिखाई देंगे। न्यू शेयर्स हैं हमारे पास, राइट इश्यूज हैं, बोनस शेयर्स हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं। ठीक है, न्यू शेयर्स का मतलब क्या हुआ, सो वेन एवर अ बिजनेस डू द फर्स्ट टाइम ऑफर, फर्स्ट टाइम ऑफर, राइट, इनिशियल ऑफरिंग्स, जो इनिशियल ऑफरिंग्स है, या आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स को दिमाग में रख सकते हो इन दिस केस। फर्स्ट टाइम जो शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं, दोज आर कॉल्ड एज न्यू इश्यूज। तो फर्स्ट टाइम जब शेयर इशू किया गया तो उसको क्या कहा गया, न्यू इशू कहा गया। देन वी हैव द राइट्स इशू। राइट्स इशू में क्या होता है, हम राइट्स देते हैं टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। याद रखना, न्यू इशू के केस में कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हमने न्यू इशू किया तो कुछ शेयर होल्डर्स ने क्या किया, हमारे शेयर्स को परचेज किया। अब ये जो शेयर होल्डर्स है हमारे, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, तो इन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए वी हैव राइट्स इशू। सो लेट्स से दिस इज द कंपनी, लेट्स से दिस इज आवर कंपनी and this is our shareholders existing. So company is offering, giving an offer to the shareholders. यहां कंपनी ने क्या किया, एक ऑफर दिया किसको, शेयर होल्डर्स को, एंड लेट्स से दैट ऑफर इज 1:5 राइट्स इशू। नाउ दिस इज एन ऑफर बाय द कंपनी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। सो 1:5 राइट्स इशू का मतलब क्या हुआ कि फॉर एवरी 5 शेयर्स दे कैन गेट 1 शेयर एट अ डिस्काउंटेड प्राइस।
तो यहां जो ऑफर हो रहा है वो किस प्राइस पे हो रहा है? डिस्काउंटेड प्राइस पे हो रहा है। जो डिस्काउंटेड प्राइस क्या होता है? प्री डिटरमिन्ड होता है। कंपनी को मान लो डेट को सेटल करना है और कंपनी को फंड चाहिए, तो फंड कैसे रेज करेगी वो? तो उसने क्या कहा कि हम राइट्स इशू कर देते हैं। राइट्स इशू में हम डिस्काउंटेड प्राइस पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स बेचेंगे। अब वो शेयर होल्डर्स क्या करे? उस आप अब ऑफर के हिसाब से शेयर जब परचेज करेगा, वी विल गेट फंड, और उस फंड पे कोई लिमिटेशन नहीं होता, उसको आप अपने स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी तरह से यूज कर सकते हो। सो अगर आपको डेट रिड्यूस करना है, डेट को सेटल करना है, तो आपने उसके लिए यूज कर लिया। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आप लगाना चाहते हैं, आपने उसके लिए यूज कर लिया। अगर आप कोई मार्केटिंग एक्टिविटीज में खर्च करना चाहते हैं, आप उसके लिए यूज कर लिया आपने। आप किसी भी पर्पस से, किसी भी स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए उस फंड को यूज कर सकते हो। सो एक प्री डिटरमिन्ड डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफर किया गया राइट्स किसको? शेयर होल्डर्स को, एंड शेयर होल्डर्स कैन यूज दीज राइट्स टू बाय शेयर्स। वो क्या कर सकता है? इन शेयर्स को परचेज कर सकता है। जब ये शेयर्स को परचेज करेगा तो वो किस प्राइस पे परचेज करेगा? डिस्काउंटेड प्राइस पे, डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी। वो कंपनी से उस शेयर्स को क्या कर सकता है? परचेज कर सकता है एट अ डिस्काउंटेड प्राइस विच इज प्री डिटरमिन्ड। 1:5 का मतलब यह हुआ कि हमने कहा कि इफ मान लो शेयर होल्डर इज हैविंग 100 शेयर्स, अगर इसके पास कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स हैं। इसका मतलब ये क्या कर सकता है? इसको कितने राइट्स मिलेंगे? 20 राइट्स मिलेंगे इसको। 1:5 का मतलब ये हो गया। So for 100 shares, he will get the 20 rights and then he can buy 20 shares at discounted price. वो 20 shares को क्या कर सकता है? discounted price पे purchase कर सकता है। This is called as rights issue. बात आ गई समझ में? क्या किया हमने? existing shareholder को right issue किया कि भाई तुम शेयर बाई कर सकते हो discounted price पे directly from the company। शेयर बाई करो, हमें फंड मिलेगा, उस फंड को हम यूज करेंगे। अब सवाल आता है, मान लो कोई शेयर होल्डर जो है वो नहीं चाहता है खरीदना, कंपनी ने तो ऑफर किया एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 1:5 राइट्स इशू। आपको जानकारी मिली कि भाई मेरी कंपनी ने मुझे 1:5 राइट इशू ऑफर किया है, ये तो मेरे लिए फायदा है, डिस्काउंटेड प्राइस पे मुझे शेयर्स मिल जाएगा। लेकिन आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो फर्दर, तो क्या होगा जरा सोचो। आपने कहा नहीं मैं नहीं खरीदना चाहता, लेकिन ये राइट्स हैं, इसका तो मैं फायदा उठाऊंगा, तो क्या मैं इसको ट्रेड कर सकता हूं? क्या ट्रेडेबिलिटी है? क्या मैं इसको बेच सकता हूं किसी को? और जब वो सामने वाला ये राइट्स मुझसे खरीदे तो वो उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी शेयर दे दे। तो यस, इन सम केसेस ट्रेडेबिलिटी भी होती है, एंड यू कैन सेल योर राइट्स इन द मार्केट एंड दैट द बायर ऑफ दैट राइट्स मे परचेज द शेयर्स फ्रॉम द कंपनी एट अ डिस्काउंटेड रेट। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो दिस इज योर राइट्स इशू। इतना जानना अभी हमारे लिए क्या है? काफी है। नाउ टॉक ऑफ द बोनस शेयर्स। Bonus shares is a way, it's a kind of dividend you are giving to your shareholders. So bonus shares की बात अगर हम करें तो bonus shares में हम क्या करते हैं? हम shares देते हैं to our shareholders as a dividend, as a bonus. नाम ही है इसका bonus shares. So मान लो आपने क्या किया? bonus share कंपनी ने ऑफर किया, bonus shares कंपनी ने ऑफर किया, let's say 4:1. इसका मतलब क्या हुआ? For every 4 share, 1 bonus share will be given. For every 4 shares, 1 bonus shares will be given to the किसको? To the shareholders as a bonus, as a dividend. लेकिन अब एक बात को ध्यान में रखना कि इसमें जो आपका कैपिटल होता है, कैपिटलाइजेशन डज नॉट चेंज। इस पे कैपिटलाइजेशन पे किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता। कैपिटलाइजेशन डज नॉट चेंज, कैपिटलाइजेशन चेंज नहीं होगा। जो वैल्यूएशन है कंपनी का वो चेंज नहीं होगा। वैल्यूएशन रिमेन्स सेम, वैल्यूएशन रिमेन्स सेम, क्योंकि ये आपके को रिटेन को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। सो 4:1 में हमने क्या किया? बोनस शेयर्स इशू कर दिया। तो फॉर एवरी 4 शेयर्स हम क्या कर रहे हैं? 1 शेयर बोनस दे रहे हैं। तो 4 शेयर है तो 1 शेयर बोनस दिया। मान लो किसी के पास 400 शेयर्स है, किसी के पास 400 शेयर्स है, उसको 100 शेयर्स क्या मिल जाएगा? एज अ बोनस मिल जाएगा। वो क्या कर सकता है? उसका जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है दैट विल इंक्रीज, बट जो वैल्यूएशन ऑफ फर्म है दैट विल रिमेन सेम। ये प्रोपोर्शनेट होता है, तो नेट इफेक्ट आपको इसको देखने को नहीं मिलेगा, इसका कोई फायदा नहीं होता। देन वी हैव द स्वेट इक्विटी। ये एम्प्लॉय के लिए है, ये कॉन्ट्रीब्यूटर्स के लिए है, जिसने बिजनेस में क्या किया है? कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ये उनके लिए है। नाउ थिंक लाइक दिस, मान लो देयर इज अ कंपनी, अ स्टार्टअप, एक स्टार्टअप है मान लीजिए, ठीक है, एक स्टार्टअप है
एंड दिस स्टार्टअप इज कैश ट्रैप्ड। कैश का बड़ा पंगा है इसको। तो इसका जो सैलरी है, जो सैलरी ये अपने स्टाफ को दे रहा है, दैट इज बिलो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। ऐसा होता है स्टार्टअप्स में। सो दे आर नॉट एबल टू पे दैट मच एंड एम्प्लॉइज आर स्टिल वर्किंग, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द स्टार्टअप। ड्रीम है सबका, सब मिलकर साथ दे रहे हैं, सब कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो सीईओ है, जो डायरेक्टर है, जो मैनेजर है, जो ओनर है, जो प्रोमोटर है, सब कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि इसको क्या किया जाए, इसको अच्छा बनाया जाए, कंपनी को आगे बढ़ाया जाए। सो कंपनी इज नॉट एबल टू पे एग्जैक्टली इन मनी, सो दे कम अप विद द आइडिया ऑफ व्हाट, मान लो स्वेट इक्विटी। अब स्वेट इक्विटी का क्या मतलब है जरा सोचो। मान लीजिए कि जो आपकी टोटल फंडिंग था, जो प्रोमोटर है उसने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस को खड़ा करने में, बिजनेस को रन करने में, लेट्स से इसको ₹40 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट इसका आया, टोटल एक्सपेंडिचर इसका आया। अब ये फंडिंग के लिए जाता है किसी इन्वेस्टर के पास, किसी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। तो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करता है और क्या कहता है कि मुझे 20% स्टेक दे दो कंपनी का, मुझे 20% स्टेक दे दो कंपनी का फॉर लेट्स से 25 लाख रुपीस। 25 लाख में दूंगा, 25 लाख में मुझे 20% स्टेक दे दो आप अपनी कंपनी का। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 25 लाख में 20% स्टेक मांग रहे हैं, इसका मतलब अब आपकी कंपनी का वैल्यूएशन कितना हो गया? वैल्यूएशन इज इक्वल टू, आप क्या बोलोगे, 25 मल्टीप्लाइड टू 5 होगा ऐसा। तो यानी कि ये कितना हो गया, 25 5 जा 125। सो 125 लाख का आपका वैल्यूएशन हो गया, क्योंकि 20% का स्टेक मांग रहा है आपसे 25 लाख में। वेंचर कैपिटलिस्ट इज रेडी। Why he is ready? He sees the potential. आप कैश ट्रैप जरूर है, अभी आपके पास पैसा नहीं है, बट आपके बिजनेस में पोटेंशियल है, ये ग्रो करेगा। तो उन्होंने ट्रेंड देखते हुए वैल्यूएशन आपका कितने पे सेट कर दिया, 125 लाख पे सेट किया और बोला कि 125 लाख का वैल्यूएशन पे 20% स्टेक मुझे दो, 25 लाख में तुम्हें दे रहा हूं। सो 125 का वैल्यूएशन आया। लेकिन जरा सोचो, आपका एक्सपेंडिचर कितना था, 40 लाख का। अभी तक आपने कितना कैलकुलेट करके रखा है कि मैं टोटल बिजनेस में 40 लाख रुपए लगाए, बट आपका वैल्यूएशन 125 पे गया। तो ये जो बाकी का जो कंट्रीब्यूशन है, यानी कि 125 लाख माइनस 40 लाख कितना हो जाता है, ये 80 लाख ना, 85 लाख हो जाएगा, 85 लाख। तो ये जो 85 लाख का जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये है स्वेट इक्विटी। ये लेबर है किनका, जो कंपनीज के एम्प्लॉइज हैं, जो मेंबर्स ऑफ कंपनीज हैं, ये उनकी मेहनत है। दिस इज कॉल्ड एज स्वेट इक्विटी। दिस इज योर स्वेट इक्विटी। So you invested 40 lakhs, you have been valuated at what, 125 lakhs. So 125 minus 40 lakhs, इसका मतलब 85 lakhs का खून पसीना आपका लगा हुआ है। So that is what the sweat equity is all about. और इसी से हम क्या करते हैं, इक्विटी इशू किया जाता है एम्प्लॉइज को। आप क्या करते हो, जो आपके एम्प्लॉइज हैं, जो आपके बोर्ड मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इनको क्या करते हो आप, शेयर इशू करते हो, शेयर इशू करते हो। दैट इज कॉल्ड एज इक्विटी शेयर्स। That is called as equity share, right? पर्पस क्या है, हम उन्हें रिटेन कर सके। पर्पस क्या है, हम बिलो स्टैंडर्ड सैलरी दे रहे हैं इंडस्ट्री का, हम कहीं तो बेनिफिट दें उन्हें। और जब आप उनको स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हो, तो जाहिर सी बात है, दे फील मोर कमिटेड टुवर्ड्स द कंपनी। उन्हें पता है कंपनी जितना ग्रो करेगी, मेरे पास भी शेयर होल्डिंग है, मैं भी उतना ही ग्रो करूंगा। तो आप उसे रिटेन कर पाओगे, उन टैलेंटेड स्टाफ को, वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। आप उनको क्या कर रहे हो, शेयर ऑफर कर दे रहे हो। दिस इज कॉल्ड एज स्वेट इक्विटी। सो हमारे पास न्यू इश्यूज हैं, राइट इश्यूज हैं, बोनस इश्यूज हैं एंड स्वेट इक्विटीज हैं। सो दीज आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हाट, इक्विटी शेयर्स। क्या क्या कहा आपने, न्यू इश्यूज, राइट इश्यूज, बोनस शेयर्स एंड स्वेट इक्विटीज। So what is bonus shares? Bonus shares are the additional shares that a company gives to its existing shareholders based on the share owned by them. वो कितना शेयर ओन करते हैं, हमने क्या कहा, एक ऑफर किया हमने 4:1 का, तो 4 पे 1 दूंगा जी। Then we have the sweat equity. A company may issue sweat equity shares to its directors or employees of the company at a discount or consideration other than cash. Cash हम दे नहीं पा रहे थे, it's a consideration other than cash. Sweat equity shares is a reward given to the employees of their contribution towards fulfilling the objective of the company. This is a kind of reward. This is a kind of incentive. This is a kind of compensation what we are giving to our employees. उन्होंने अपना खून पसीना लगाया ना कंपनी में, उसके लिए हम उन्हें compensate कर रहे हैं. That's what the sweat equity is. It encourages the employee to work more for the development of the company.
सो चार टाइप के हमारे पास इक्विटी शेयर्स हो गए, न्यू इश्यूज, राइट्स इश्यूज, बोनस शेयर्स एंड स्वेट इक्विटी। ध्यान में रखिएगा इसको। सो वी हैव सीन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वी हैव सीन द टाइप, राइट? नाउ वी विल गो टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं? कंपनी हैज नो लायबिलिटी ऑफ कैश आउटफ्लो एसोसिएटेड विद इट्स रिडेम्पशन। इसके रिडेम्पशन से कहने का मतलब कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है कैश आउटफ्लो को लेके, कि रिडेम्पशन जैसे डेट लेते हो ना आप, मान लो अगर मैंने 10 लाख रुपए का डेट रेज किया तो रिडेम्पशन होता है 10 लाख पे, ठीक है? अब रिडेम्पशन कम ज्यादा पे हो सकता है, बट फेस वैल्यू पे यूजुअली रिडेम्पशन आपको दिखा देगा, तो रिडेम्पशन होगा 10 लाख पे। तो अगर मैंने 5 साल के लिए मान लो डेट लिया, तो 5 साल तक मुझे इंटरेस्ट पे करना है, और 5 साल के बाद जब वो टाइम पीरियड पूरा होता है तो वो रिडीम होगा और मुझे 10 लाख रुपए पे करना पड़ जाएगा। बट इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर्स रिडेम्पशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो रिडेम्पशन को लेके आपका कोई कैश आउटफ्लो नहीं होगा। इन द केस ऑफ डेट रिडेम्पशन के समय आपका कैश आउटफ्लो होता है। सो डेट इज रिडीमेबल, इरिडीमेबल बोथ। सो रिडीमेबल डेट होता है यूजुअली, तो आप जैसे उसका टाइम पीरियड पूरा होगा वो रिडीम करेगा, और जैसे रिडीम्पशन होगा उसका यू विल हैव टू पे द वैल्यू। सो देयर विल बी कैश आउटफ्लो, दैट वोंट हैपन इन द केस ऑफ इक्विटी। सो इक्विटी के केस में हमने क्या कहा, कंपनी हैज नो लायबिलिटी ऑफ कैश आउटफ्लो एसोसिएटेड विद द रिडेम्पशन। कंपनी इज नॉट ऑब्लाइज्ड लीगली टू पे डिविडेंड। सो डिविडेंड डिसीजन जब हम लेते हैं, सो वी आर नॉट लीगली बाइंड टू पे द डिविडेंड, इट्स अप टू अस। You know, as a company, it up to the company that whether the company is paying dividend or not. So जो हमारा EASS था, earning available for equity shareholder. Now here we have to take a dividend decision. We have to decide the retention ratio and the dividend payout ratio. We have to see कि कितना मुझे डिविडेंड पे करना है, कितना मुझे रिटेन करना है। तो जो हमने डिविडेंड पे किया उसको डिविडेंड पे आउट रेशियो कहते हैं, जो हमने रिटेन किया उसको रिटेंशन रेशियो कहते हैं। रिटेंशन रेशियो को हम बी से डिनोट करते हैं। तो मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो 1 - बी हो गया। ये टोटल अमाउंट EASH है, इसका कुछ पार्ट रिटेन होगा, कुछ पार्ट डिविडेंड में जाएगा। अगर रिटेंशन बी है तो डिविडेंड पे आउट 1 - बी हो जाएगा। अब ये डिविडेंड में पे करूं या ना करूं, क्या मैं 100% रिटेन कर लूं, तो ये भी पॉसिबल है। ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी के कंडीशंस पे कि कंपनी डिविडेंड पे करती है या नहीं करती है। आगे आप सीखोगे, मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी का जब आपने इनकम स्टेटमेंट देखा तो आप नीचे आ गए और आ जाओ EASH पे, तो आप देखते हो कि टोटल 10 लाख का EASH बचा, मान लो, ठीक है? 10 लाख का अमाउंट उसके पास है। अब इस कंपनी को डिसाइड करना है कि मैं डिविडेंड दूं या ना दूं। तो इसके लिए कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है कि आप अपने अर्निंग्स का इतना % या पर शेयर आप इतना डिविडेंड दो। सो दोनों तरह से दी जाती है, पर शेयर डिविडेंड भी होता है और परसेंटेज ऑफ अर्निंग भी होती है। जैसे मान लो 10 लाख है तो हमने कहा 20% ऑफ अर्निंग इज विल बी गिवन एज डिविडेंड, या हम कहते हैं 5 रुपीज पर शेयर विल बी गिवन एज डिविडेंड। दिस देयर इज नो एनी रूल और लॉ फॉर दैट। इट्स टोटली अप टू योर योर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, योर अंडरस्टैंडिंग, योर सिचुएशन। नाउ टेक एन एग्जांपल, अगर EASH मेरा 10 लाख का है एंड द कंपनी इज हैविंग अ प्रोजेक्ट इन हैंड, और यहां जो इसका टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो KE है इसका, जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो 10% का है, मान लो, एज्यूम कर लो। और कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें कंपनी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकती है, और उस प्रोजेक्ट से कंपनी को जो रिटर्न आएगा वो 20% का आएगा। सो अब क्या सोचोगे एज अ मैनेजर, आप बोलोगे 10% का मेरा कॉस्ट है, 20% का मेरा रिटर्न है, तो रिटर्न इज फार मोर देन द कॉस्ट, तो मैं क्यों इस पैसे को शेयर होल्डर्स को बांट दूं कैश? नहीं बांटूंगा मैं शेयर होल्डर को कैश, बल्कि इस पूरे पैसे को उठा के मैं क्या करूंगा, ये मेरा पूरा का पूरा मैंने रिटेन कर लिया, दिस माय एंटायर रिटेन्ड अर्निंग्स विल बी इन्वेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। क्योंकि कॉस्ट तो 10% का ही है, रिटर्न 20% का है, तो 20% माइनस 10% इज इक्वल टू 10%। ये जो सरप्लस क्रिएट करे हुआ, ये शेयर होल्डर्स का फ्यूचर डिविडेंड क्या कर देगा, बढ़ा देगा। फ्यूचर डिविडेंड क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो मैं अभी शेयर होल्डर को डिविडेंड क्यों दूं, और आपने नहीं दिया, आपने नहीं दिया, ये आपके विल पे है। 100% आपने रिटेन कर लिया। एक दूसरा एक्सट्रीम सिचुएशन सोचो कि कंपनी के पास जो प्रोजेक्ट है, इसमें अगर कंपनी ये 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करती है, तो जो उसका रेट ऑफ रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो है 5% का। तो अब कंपनी क्या सोचती है कि भाई रेट ऑफ रिटर्न मेरा 5% का ही है, लेकिन मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने का है, 10% का है, कॉस्ट ज्यादा है रिटर्न से, तो इस प्रोजेक्ट में क्या मैं पैसे लगाऊं? आप बोलोगे मत लगाओ, पूरा का पूरा पैसा क्या करो, बांट दो।
क्या दे दो? डिविडेंड दे दो। तो ये आप पे है, ये आपके बिजनेस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप डिविडेंड दो या ना दो। आप इसके लिए लीगली बाउंड नहीं है, लीगल बाइंडिंग आपको यहां नहीं दिखेगी। तो आप क्या कहते हो? कंपनी इज नॉट ऑब्लाइज्ड लीगली टू पे डिविडेंड्स। ये आपके सिचुएशन पे है, वेदर यू विल पे डिविडेंड और नॉट। थर्ड, अ कंपनी कैन मेक फर्दर इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इनिशिएटिंग अ राइट इशू, एंड वी हैव सीन दैट। शेयर कैपिटल को हम बढ़ा सकते हैं ना, राइट इश्यू कर सकते हैं, शेयर कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। इक्विटी शेयर capital increases the company's financial base and thus help to further the borrowing power of the company. Debt can be raised to increase EPS. Now what happens? So we have a base capital, the equity share capital, and on that we are raising debt. So debt का same concept है। debt हमने raise किया, let's say at the rate of 10%. debt हमने raise किया at the rate of 10%, और इस debt को हमने invest किया जिस पे हमने return पाया एट द रेट ऑफ 14%। दिस इज माय आरओआई। सो 14 माइनस 10%, ये जो 4% का कंट्रीब्यूशन है किसके लिए है? शेयर होल्डर के लिए। ये बेनिफिट शेयर होल्डर को जाएगा, क्योंकि मुझे तो डेट होल्डर को सिर्फ 10% देना है, उसका काम खत्म। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि 10% पे लिया हुआ फंड कितना जनरेट कर रहा है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। उसको बस इस बात से मतलब है कि 10% का इंटरेस्ट मुझे दे दो। तो अगर उस फंड पे मैंने 14% का रिटर्न जनरेट कर लिया तो 4% का मार्जिन किसको गया? शेयर होल्डर्स को गया। तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर के ईपीएस को क्या करेगा? अर्निंग पर शेयर को क्या करेगा? मैक्सिमाइज करेगा, उसको इंक्रीज करेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसी आधार पे आप डेट कॉल करते हैं, यही आपका प्रिंसिपल मनी है, और इसी के आधार पे आप डेट मांगते हैं, और इसी के आधार पे आपको डेट दिया जाता है। अगर आपका इक्विटी शेयर कैपिटल ना हो, डेट लेने जाओगे तो डेट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। सो it helps to further the borrowing power of the company. Debt can be raised to increase the EPS, right? So ये चार aspects हैं जो advantages हैं। सबसे पहला, कैश आउटफ्लो की कोई liability नहीं होती at the time of redemption, कोई legal obligation नहीं है कि हम dividend पे करें, है ना। अगर राइट इशू कर सकते हैं हम अपने बेस को बढ़ाने के लिए, और ये हेल्प करता है हमें फर्दर बोरोइंग ऑफ कैपिटल में फ्रॉम डेट। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? हमने कहा सर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि ये बड़ा महंगा है। ये महंगा है, क्यों महंगा था? तो हमने कहा सर इसमें एक्चुअली रिस्क बहुत ज्यादा है शेयर होल्डर्स का। सो अगर डेट के कंपैरिजन में देखें तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमें क्या दिखेगा? महंगा दिखेगा। सो इट इज कॉस्टली एज कंपेयर टू द डेट एंड द प्रेफरेंस शेयर, एज द रिस्क इज हायर। डेट में, प्रेफरेंस शेयर में, देयर इज अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द प्रेफरेंस डिविडेंड रिस्पेक्टिवली, but there is nothing like that in the case of equity. So the risk is very high, so accordingly expectation will be also high. Investors find ordinary shares riskier because of uncertain dividend payment and capital gains. तो uncertain dividend payment, और हमेशा याद रखना है एक बात, जो शेयर होल्डर्स आर never interested for the capital gains, they are always looking for the dividend. So when we'll read the theories in other chapters, so you will find it कि हम कहते हैं कि capital gains is not our interest, money now, not later. Capital gain talks about money later. So we talk about money now. हम कहते हैं मेरे को डिविडेंड दो अभी, बाद में मुझे, आप कैपिटल गेन की बात करना, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, क्योंकि फ्यूचर हमेशा क्या होता है? अनसर्टेन होता है। सो शेयर होल्डर्स बहुत अनसर्टेनिटी में है, उसका डिविडेंड पे आउट अनसर्टेन है, उसका कैपिटल गेन अनसर्टेन है। और यही रीजन है कि जब आप डिविडेंड डिसीजन लेने जाओगे ना, तो आप देखोगे शेयर होल्डर का बिहेवियर ऐसा होगा कि वो बोलेगा भाई मेरे को कैपिटल गेन में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे डिविडेंड दो। कैपिटल गेन की बात कर रहे हो, फ्यूचर की बात है, उसमें तो और भी ज्यादा अनसर्टेनिटी है। मुझे सर्टेनिटी तो डिविडेंड का, कि डिविडेंड मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। So, ये जो अनसर्टेनिटी है वो इस फंड को क्या करता है? रिस्कियर बना देता है, और ज्यादा रिस्की बनाता है, और जितना ज्यादा रिस्क बढ़ेगा उतना ज्यादा कॉस्ट भी क्या होगा? बढ़ेगा। एक्सपेक्टेशन क्या होगी? बढ़ जाएगी। The issue of new equity shares can also reduce the ownership and the control of the existing shareholder. That will happen for sure. हमने राइट्स इशू किया, ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगा। तो जितना ज्यादा इक्विटी शेयर से फंड रेज होगा, ओनरशिप का डाइल्यूशन होगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का कंट्रोल ओवर कंपनी क्या होता चला जाएगा? डाइल्यूट होता चला जाएगा। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। And dividend income is taxable in the hands of the recipient of the dividend. So dividend income is taxable. So ये भी एक शेयर होल्डर के लिए क्या है? नुकसान ही है। So these are the advantages and these are the disadvantages of इक्विटी शेयर कैपिटल। तो तीन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को, टाइप्स को, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को। बहुत ही बेसिक फैक्ट है। इक्विटी शेयर कैपिटल को अपने नोटबुक में लिखो, उससे रिलेटेड जितना पॉइंट आपने सीखा है सारे पॉइंट को आप नोट कर दो एक बार।
उसको भूल जाओ, उसी में बल्क करेक्टरिस्टिक्स है, उसी में एडवांटेज है, उसी में डिसएडवांटेज है। आपने कहा ये ओनर कैपिटल है, आपने कहा कोई फिक्स चार्ज नहीं होता, आपने कहा भाई लास्ट क्लेम होता है, सबको मिलने के बाद ही आपको मिलेगा, आपने कहा इतने तरह के होते हैं, न्यू इश्यूज है, राइट्स इश्यूज है, हमारे पास बोनस शेयर्स है, हमारे पास स्वेट इक्विटी है, हमारे पास एडवांटेज डिसएडवांटेज के पॉइंट लिखो, मिक्स मैच करो, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स से एडवांटेज डिसएडवांटेज बन रहे है ना। और टाइप्स का जो टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स है उसका भी रेफरेंस आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज में दिखा है। तो आप इस तरह से इसको क्या करना है, इस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार रखना है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर इक्विटी शेयर कैपिटल, द फर्स्ट फंड। नाउ वी विल गो टू द प्रेफरेंस शेयर्स। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रेफरेंस शेयर प्रेफर्ड है, ये बालक, ये क्या है, ये प्रेफर्ड है। सो एज द नेम इंडिकेट्स, these are special kinds of shares, right? The preference shares holders enjoy priority, or they are preferred both as regard to the payment of fixed amount of dividend and towards repayment of capital on winding up of the company. No, so that is why it is called as preferred shares, preferred against equity shareholders. So preference shares में आपका क्या होता है, राइट्स होता है फिक्स डिविडेंड का। So there will be fixed amount of dividend, जो cumulative नॉन cumulative दोनों तरह का हो सकता है, अभी हम टाइप्स में देखेंगे उसको। एंड टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो उस कंडीशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का फर्स्ट चार्ज होता है एज कंपेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो इसमें भी हमें क्या करना है, वी हैव टू सी द कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लाइक वी सॉ इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, है ना। तो क्या करोगे, इसको कैसे रेज करेंगे, तो जाहिर सी बात है पब्लिक इशू। So it can be raised through a public issue of shares. So we can issue, and it can be raised through public issue of shares. Preference shares are normally cumulative. Normally cumulative. Cumulative and non-cumulative का मतलब क्या था, आप जानते हो cumulative का मतलब होता है टोटल करना। मान लो कि मेरा जो प्रेफरेंस डिविडेंड था, फिक्स प्रेफरेंस डिविडेंड था, जो हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपको 10% का डिविडेंड पे करेंगे। एज्यूम करो, लेट्स से हमारा जो डिविडेंड बनता है, लेट्स से 1.25 रुपीज का डिविडेंड बनता है, प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा इतने का बनता है, राइट, दैट्स व्हाट वी हैव सेड कि वी विल पे। नाउ ऑन द टाइमलाइन इफ यू सी, दिस इज द फर्स्ट ईयर, सो डिविडेंड अक्रूड इज 1.25 एंड दिस इज सेकेंड ईयर। सो अगर मान लो कि इस साल कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कंपनी का ईबीटी जो है वो कम हो गया, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हो गया, या नहीं हो पाया प्रॉफिट, तो इस कंडीशन में कंपनी इज नॉट एबल टू पे द डिविडेंड, तो कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है। सो इफ योर प्रेफरेंस शेयर इज अ क्युमुलेटिव, देन जो लॉस का ईयर है, जब आपने डिविडेंड पे नहीं किया, तो दैट डिविडेंड विल बी एडेड, और फिर नेक्स्ट ईयर जब आपने प्रॉफिट मेक किया, तो फिर आपको क्या करना है, ये डिविडेंड भी यहां क्या होगा, क्युमुलेटिव वैल्यू होगा, एंड दैट नीड टू बी पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सो सच प्रेफरेंस शेयर्स आर बेसिकली व्हाट, क्युमुलेटिव। इट कैन बी क्युमुलेटिव, इट कैन बी नॉन क्युमुलेटिव। सो इफ इट इज नॉन क्युमुलेटिव, तो जो गया वो गया, जिस साल आपको डिविडेंड नहीं मिला, वो एड ऑन नहीं होगा। लेकिन इफ इट इज अ क्युमुलेटिव, तो वो क्या होता है, एड ऑन होता है। तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर जब हम अभी पढ़ेंगे, तो आप देखोगे एक होता है क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, एक होता है नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इन द केस ऑफ क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, वी विल सी दैट द प्रीवियस ईयर्स जो फॉरगो हुआ था, जो नहीं दिया गया था, दैट विल बी एडेड, यू नो, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्युमुलेटिव। सो डिविडेंड पेबल इन ईयर ऑफ लॉस इज कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर टिल देयर आर एडिक्वेट प्रॉफिट टू पे द क्युमुलेटिव डिविडेंड। सो जैसे ही एडिक्वेट प्रॉफिट आता है कि हम जो एरियर्स है हमारे उसको पे किया जा सकता है, सो दैट विल बी पेड। दिस इज कॉल्ड एज क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, एंड इट कैन बी नॉन क्युमुलेटिव एज वेल। तो टाइप क्लियर हो गया, एक हो गया क्युमुलेटिव, एक हो गया नॉन क्युमुलेटिव। नॉन क्युमुलेटिव का मतलब क्या हो गया कि कोई जो गया, जिस साल ईयर ऑफ लॉस में जो डिविडेंड पे नहीं हुआ था, वो अगले साल में जुड़ेगा नहीं, क्युमुलेटिव में वो जुड़ेगा। थर्ड, इट इज मोर कॉस्टली दैन द डेट। सो अगर कॉस्ट को देखें तो सबसे कॉस्टली होता है इक्विटी शेयर, उसके बाद कॉस्ट होता है प्रेफरेंस शेयर का, उसके बाद कॉस्ट होता है डेट का। सो इन तीन सोर्स ऑफ कैपिटल में आप देखोगे जो डेट का कॉस्ट होता है आपका, ये सबसे कम होता है। सो प्रेफरेंस शेयर इज कॉस्टलियर देन द डेट बट द चीपर देन द इक्विटी शेयर। सो ये कॉस्ट, ये डेट से क्या होता है, डेट से ज्यादा कॉस्टली होता है। मोस्ट प्रेफरेंस शेयर कैरी स्टिपुलेशन ऑफ पीरियड एंड द फंड मस्ट बी रीपेड एट द एंड ऑफ द स्टिपुलेटेड पीरियड। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द रिडीम्शन, रिडीमेबल है ये।
सो सर्टेन पीरियड के बाद, सर्टेन फिक्स पीरियड के बाद, द अमाउंट विल बी रीपेड, द फंड मस्ट बी रीपेड, वो वापस उसको दे दिया जा सकता है. सो ये क्या होगा, रिडीमेबल हो सकता है. इट इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग. नाउ व्हाई वी आर सेइंग इट्स अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग? Because in this we have a fixed rate of dividend, just like we have in the case of debt. In the case of debt, we have a fixed rate of interest. In the case of preference dividend, we have a fixed rate of dividend. So rate of preference dividend is fixed like debt, right? And is not a tax deductible payment as equity. So debt का फायदा क्या है कि debt is tax deductible, so there we get the tax shield. But in the case of equity, we don't have any tax shield. In the case of preference share, we don't have any tax shield. So preference dividend is not tax deductible, just like equity shares, and it has a fixed interest, fixed dividend rate, just as the debt. So ये क्या हो गया, एक हाइब्रिड हो गया. इसमें दोनों के फीचर्स है, इसमें डेट का भी फीचर है और इसमें इक्विटी का भी फीचर है. Number 6, cumulative convertible preference share may also be offered. These are attractive for projects with long gestation period. So cumulative convertible, the convertible का मतलब normal equity share में ये क्या किया जा सकता है, convert किया जा सकता है. So cumulative convertible preference share may also be offered. So these are certain characteristics. It can be redeemed at a pre-decided future date at an earlier stage inter alia out of the profit of the company. It can be redeemed at a pre-decided future date. तो देखो क्या क्या चीजें हैं हमारे पास. When we talk of the characteristics, so हमने कहा सबसे पहले पब्लिक इशू से कर सकते हैं. It may be cumulative. This is also a very important characteristics. ये costly है as compared to debt, right? इसका एक stipulation period it will carry and after that the fund must be repaid. Hybrid form of finance, इसमें दोनों के फीचर्स हैं, डेट के भी और इक्विटी के भी. Cumulative convertible preference share भी ऑफर हो सकता है and redeemed at a pre-decided future date. एक pre-decided future date पे redeem किया जा सकता है या फिर earlier stage पे भी redeem किया जा सकता है. कंडीशन है कि जब ऑफर किया गया था उस समय क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे. Now let's go to the types of preference share. So there are different types. जैसे आपने पहला cumulative, non-cumulative, फिर आप कहते हैं redeemable है, then we have the participating, non-participating, and then we have the convertible. So cumulative and non-cumulative we already discussed. Cumulative में जो जिस लॉस के ईयर में जो डिविडेंड नहीं दिया गया था वो आगे प्रॉफिट टाइम में वो डिविडेंड ऐड होके मिलेगा. नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि अगर लॉस के टाइम में कोई डिविडेंड नहीं दिया गया तो वो फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, वो खत्म हो जाता है, वो आपको नहीं मिलेगा, दैट इज गॉन. नाउ टॉक अबाउट द पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग. नाउ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या होता है, लुक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने डिविडेंड पे किया, ठीक है, फिर से देखो अपने स्टेटमेंट को, ईबीआईटी इंटरेस्ट पे कर दिया डेट होल्डर को, वी गॉट द अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स हमने पे कर दिया, वी गॉट द अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड हमने पे कर दिया, नाउ वी गेट द अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, राइट. सो जब हमने प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट्स यहां खत्म हो गए. अब इस अर्निंग पे पूरी तरह से किसके राइट्स हैं, इस अर्निंग पे पूरी तरह से इक्विटी शेयर होल्डर्स के राइट हैं. नाउ एज्यूम द कंपनी इज वाइंडिंग अप. नाउ व्हेन द कंपनी इज वाइंडिंग अप, तो वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन का प्रोसेस क्या होता है कि वी सेल द एसेट, वी सेट ऑफ डेट, राइट. तो जितनी भी लाइबिलिटीज थी उनको हमने सेट ऑफ कर दिया. आफ्टर सेटिंग ऑफ ऑल लाइबिलिटीज देयर मे बी सम रेसिडुअल, सम फाइनल रिमेनिंग प्रॉफिट, and that belongs to the shareholder. If it is participating preference shares, now they say that we have the claim in that remained earning as well, the profit after setting off all your liabilities, whatever remained for the equity shareholder, we have share in that as well. So participating preference share का मतलब है कि उस earning में से, उस profit में से जो लास्ट में बचता है उसमें से प्रेफरेंस शेयर को भी मिलेगा. सो कैन पार्टिसिपेट इन सरप्लस रिमेन्ड आफ्टर पेइंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद जो रिमेन है, रिमेन्ड अमाउंट है, उसमें भी इनका सरप्लस, इनका क्या होगा, इनको सर्टेन अमाउंट यहां मिल रहा होगा. सो दैट इज पार्टिसिपेटिंग.
नॉन पार्टिसिपेंट का मतलब क्या हुआ कि सरप्लस में इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जो सरप्लस अमाउंट है आफ्टर मीटिंग ऑल लाइबिलिटीज, तो इसमें इनका किसी तरह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, उसमें से इन्हें कुछ नहीं मिलेगा. सो कांट पार्टिसिपेट इन सरप्लस. So if they can participate in surplus, that is participating preference share. If they cannot participate in surplus, that is non-participating. If the dividend of loss here is carried forwarded to the profit here, then that is cumulative. If it is not so, then that is non-cumulative. So cumulative, non-cumulative, participating, non-participating. Now talk about the redeemable. So redeemable का मतलब क्या हुआ कि it will be redeemed after certain period of time. Redeemable का मतलब ही होता है, basic meaning है. So it can be redeemed. Redemption should be done. And convertible का मतलब हुआ can be converted into equity shares. So preference share can be converted into equity shares as well. So again, as I told you, there will be terms and conditions, accordingly it will be converted. So cumulative, non-cumulative, redeemable, participating, non-participating, and convertible. These are different types of preference share. ठीक है, let's talk about the advantages and disadvantages. What are the advantages? What are the disadvantages? बात करते हैं advantages की. No dilution on enlarged capital base, unlike issue of equity shares. Now, as far as the voting rights are concerned, ownership are concerned, preference shareholders are not technically owners. Voting rights में conditions हैं उनके. Usually they don't have voting rights. So क्या होता है कि no dilution on enlarged capital base, unlike issue of equity share. जब हम capital base बढ़ाना चाहते हैं equity share issue करके, in that case dilution of ownership is always there. But here it won't happen in the case of preference share capital, so we can raise fund through it. वैसे किया नहीं जाता because this is expensive as compared to the debt, है ना? Second, comes with advantage of leverage and it bears fixed charge. Also non-payment of dividend doesn't force company to liquidity. So even if you are not paying the dividend, that won't happen in the case of what? Debt. If अगर आप interest liability को meet नहीं कर पा रहे हो ना, तो इसके बहुत grievous consequences हो सकते हैं. But not in the case of preference share. If you are not paying dividend, it's okay, right? It won't lead company to the liquidation. So third, no risk of takeover. Equity share अगर आप issue करते हैं तो dilution of ownership होता है, और जब dilution of ownership होता है तो उस condition में hostile takeover के chances बढ़ जाते हैं. Why the ideal ratio 2:1? Why it is so that the company is relying more on debt as compared to the equity shares? The idea is very simple. More equity shares are issued, more control over company will reduce as far as the existing shareholders are concerned. और जैसे जैसे उनके कंट्रोल का डाइल्यूशन होता है, हॉस्टाइल टेकओवर के चांसेस बढ़ते जाते हैं. बट प्रेफरेंस शेयर के केस में ऐसा होगा ही नहीं. प्रेफरेंस शेयर के केस में डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप नहीं होता, तो हॉस्टाइल टेकओवर के चांसेस भी कम हो जाते हैं. नो रिस्क ऑफ टेकओवर. Fixed and pre-decided, and hence holders cannot participate in surplus profit if it is not participating. So surplus profit में they cannot participate. They have a fixed rate of dividend, and that rate of dividend company is liable to pay. Can be redeemed after a specific period. सारे एडवांटेज, सारे टाइप से ही आपका एडवांटेज निकल के आ रहा है. Let's see the disadvantages. It is not tax deductible. The first disadvantage, and it is accumulated in nature, accumulating in nature. If not paid 1 year, dividend will be accumulated and paid later, and that will happen in the case of cumulative preference shares. It may be cumulative, it may be non-cumulative. So ये किस केस में होगा? क्युमुलेटिव के केस में होगा, और वो क्या बन जाएगा? हमारा डिसएडवांटेज बन जाएगा. सो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, फिर से मैं वही कहूंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से दिमाग में रख लो, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को रीड कर लो, दैट विल बी इनफ. आराम से आप क्या कर सकते हो, उसके आधार पर मैनेज कर सकते हो. अब बताओ मुझे, इक्विटी में और प्रेफरेंस में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? पहला डिफरेंस, क्या इक्विटी शेयर को फिक्स डिविडेंड जाता है? नहीं. क्या प्रेफरेंस को जाता है? हाँ. इक्विटी शेयर पेड आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर प्रेफर्ड इन डिविडेंड पेमेंट. जब प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड पे करने के बाद बचा, तब इक्विटी के बारे में सोचा जाएगा. नहीं बचा तो गया इक्विटी शेयर होल्डर का, इसलिए तो ज्यादा रिस्क है उनका. डिविडेंड रेट इक्विटी का फ्लक्चुएटिंग होगा, जबकि प्रेफरेंस का क्या होता है? फिक्स्ड होता है. इक्विटी का फ्लक्चुएटिंग होगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कभी किसी परसेंट में मिलेगा. ये टोटली डिपेंड करता है कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना जा रहा है. और प्रेफरेंस शेयर के केस में ऐसा नहीं है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड एंड दैट हैज टू बी पेड. इक्विटी शेयर इज नॉट कन्वर्टेबल, इसको कन्वर्ट थोड़ी करते हैं हम किसी में, बट प्रेफरेंस शेयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. फुल वोटिंग राइट्स होता है इक्विटी शेयर्स का, लिमिटेड वोटिंग राइट्स होता है प्रेफरेंस शेयर का. नो वोटिंग राइट्स मत बोलना, देयर आर सर्टेन कंडीशंस इन विच दे गेट द वोटिंग राइट्स. तो हम क्या बोलेंगे? लिमिटेड वोटिंग राइट्स होता है एज फार द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर कंसर्न, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है? फुल वोटिंग राइट्स होता है. So we have certain basis to differentiate.
पहला हो गया डिविडेंड पेमेंट, तो बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी डिविडेंड से पहले डिविडेंड पे किया जाता है। दूसरा हो गया डिविडेंड रेट, बोलेंगे इक्विटी शेयर का डिविडेंड रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर का क्या होता है, फिक्स्ड होता है। कन्वर्टिबिलिटी, इक्विटी शेयर में कोई कन्वर्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। वोटिंग राइट्स की बात करें तो फुल वोटिंग राइट्स होता है इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में लिमिटेड वोटिंग राइट्स आपको देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट योर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। द थर्ड काइंड ऑफ सोर्स इज द रिटेन्ड अर्निंग्स। और हमने क्या कहा था, ये भी सर ओनर का ही कैपिटल है, ओनर का ही कैपिटल। रिटेन्ड अर्निंग्स है, ये आपके अर्निंग है जो आपने रिटेन किया है, और इसी रिटेन अर्निंग को आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, एज अ सोर्स ऑफ फंड यूज कर सकते हैं। इट बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड इंक्रीजेस द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। सो ये किसको बिलोंग कर रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बिलोंग कर रहा है, और ये आपके कंपनी के नेटवर्थ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। आपको याद है बोनस शेयर्स में आपने क्या कहा था, जब हमने बोनस शेयर्स इशू किया था, तो बोनस शेयर्स में जब हमने इशू किया तो हमारा रिजर्व रिड्यूस होता है, और हमने कहा नेटवर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो हमारा रिजर्व रिड्यूस हुआ और नेटवर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हम रिटेन्ड अर्निंग की बात करें तो रिटेन्ड अर्निंग बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर का फंड है, एंड दैट इंक्रीजेस द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। जितना ज्यादा होगा आपका रिटेन्ड अर्निंग, आपका नेटवर्थ उतना क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इट इंटेल्स ऑलमोस्ट नो रिस्क। और मजेदार बात क्या है, देखो इसको यूज करो आप, इससे आपका ओनरशिप भी डाइल्यूट नहीं होगा। अगर आपको फंड चाहिए, आपने रिटेन अर्निंग को यूज कर लिया, तो आपका ओनरशिप कहां डाइल्यूट हुआ। लेकिन अगर आपने इक्विटी शेयर इशू कर दिया फंड रेज करने के लिए, तो आपका ओनरशिप डाइल्यूट होगा। तो आगे पढ़ोगे ना, तो प्रेफर्ड सोर्स जो होता है ना, फर्स्ट सोर्स फ्रॉम वेयर वी टेक द मनी इज द रिटेन अर्निंग। हम कहते हैं इसको लगाओ, इसमें रिस्क नहीं है, इससे डाइल्यूशन भी नहीं होता ओनरशिप का। ये आपका पैसा है, आपका प्रॉफिट है, आपका रिटेन अर्निंग है, आप इसको क्या करो, इन्वेस्ट करो। बस एक ही बात का कंडीशन हम दिमाग में हमेशा रखते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो रेट ऑफ रिटर्न से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दैट इज द ओनली कंडीशन, एंड वी कैन इन्वेस्ट द रिटेन अर्निंग इन आवर प्रोजेक्ट टू जनरेट मोर एंड मोर प्रॉफिट। सो आइडिया है, ओनरशिप इज नॉट डाइल्यूटेड इफ दिस फंड इज यूज्ड। क्या बोलोगे, इक्विटी शेयर होल्डर का फंड है, ये नेटवर्थ को इंक्रीज करता है, ऑलमोस्ट नो रिस्क है, ओनरशिप भी डाइल्यूट नहीं होता, प्रेफर्ड सोर्स है ये। सबसे पहले हम इसी को कंसीडर करते हैं। जब रिटर्न अर्निंग हमारा एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर जाके हम दूसरे सोर्स को टच करते हैं। इसी से हम शुरू करते हैं फंड करना अपने आप को। दिस इज इट। एंड द लास्ट वन, द नेक्स्ट वन इज द डिबेंचर्स। अगला सोर्स क्या है हमारा, डिबेंचर्स। क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले हमने इक्विटी शेयर कैपिटल देखा, फिर हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखा, फिर हमने रिटेन अर्निंग्स को देखा। नंबर 4 इज डिबेंचर। यहां डिबेंचर होगा, डिबेंचर ये मिसप्रिंट है, यहां भी डिबेंचर होगा, ठीक है। लोन्स कैन बी रेज्ड फ्रॉम पब्लिक बाय इशूइंग डिबेंचर और बॉन्ड्स बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। लुक, loan raised in which you have given some collateral, secured loan is not debenture, that's not a debt, right? Debt के केस में क्या होता है, we have issued the debt, an instrument, and the people will invest and we will be able to raise money and that money will be used. So there is no collateral, there is a promise to pay interest. So we will have a liability to pay interest at a fixed rate, whatever been decided at the time of issue of debt. But it's not like there is something collateral. If there is something collateral, that is secured loan, and that is certainly not a debt. So loans can be raised from public by issuing debenture or bonds by public limited companies. क्या characteristics हैं, types हैं, advantages and disadvantages हैं, हम इसको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले we will start with the characteristics. Issued in different denominations ranging from 100 to 1000 and carry different rate of interest. Denominations we can decide, and also rate of interest we can offer. So एक predetermined rate of interest होता है, different rate of interest पे offer किया जा सकता है, और 100 से 1000 का denomination का हम debenture issue करते हैं. Second, issue based on debenture trust deed which lists term and conditions. So debenture के terms and conditions क्या होंगे, mentioned होंगे, as far as rate is concerned, as far as redemption is concerned, as far as the आप कह सकते हो features of debenture is concerned, convertible, non-convertible. There are a lot of aspects which will be mentioned in the deed. Instrument of raising long-term debts, either secured or insecure. Periods vary from 3 to 10 years. 3 से 10 साल का पीरियड क्या कर सकता है, वैरी कर सकता है. May also increase for project with long gestation period. इसको हम लॉन्ग gestation वाले पीरियड के लिए क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. आपको याद होगा कि हम मिड टर्म में भी क्या करते हैं, डेट से फंड रेज कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में भी हम डेट से फंड रेज कर 3 to 10 इयर्स के लिए अगर हमें फंड चाहिए तो हम प्रेफर करेंगे इसको.
may or may not be listed on a stock exchange, cost is quite low as interest paid can be charged as expense before tax. So tax benefit जो होता है ना, वो उसके कॉस्ट को क्या करता है, और कम कर देता है, क्योंकि हम इसे टैक्स से पहले पे करते हैं. फॉर इन्वेस्टर्स मोर अट्रैक्टिव एज रिस्क इज लो फॉर इन्वेस्टर्स. तो इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क क्या है, लो है, उन्हें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो लेस रिस्क इज इन्वॉल्व, तो एक्सपेक्टेशन भी अकॉर्डिंगली कम होती है. और यही रीजन है कि कॉस्ट ऑफ डेट जो है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर दोनों से कम होता है. राइट, दीज आर सर्टेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर. और डिटेल में आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ना है, यहां इंट्रोडक्शन लेना लेकिन जरूरी है. नाउ सी द टाइप्स ऑफ डिबेंचर. अभी हमने देखा, इट कैन बी कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, it can be fully convertible, it can be partly convertible debenture. So non convertible, fully convertible, partly convertible. Non convertible का मतलब क्या होगा, कि इसका मतलब हुआ there is no feature of convertibility, you cannot convert it into equity shares. आप इसको equity share में convert नहीं कर सकते. Non convertible, it cannot be converted. So no feature of conversion and certainly will be paid at maturity. Maturity में क्या होगा, payback हो जाएगा. At the time, at maturity, there is no any provision to convert it into equity shares. Fully convertible debenture. So at the time of maturity, it can be converted into equity shares. And अब सवाल ये आता है, there will be lot of terms and conditions. For one debenture, how many shares will be issued? Those conditions will be there, and उसी conditions के आधार पे आपका इसको equity shares में convert कर दिया जाएगा. Interest rate is low as it has additional feature of convertibility. So if you compare the non-convertible and fully convertible debenture, you will find that in the case of fully convertible debenture, interest rate will be low because it has an additional feature. और जब feature बढ़ेगा तो interest rate क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा. So इसका मतलब क्या हुआ, non-convertible debenture का interest rate high होता है as compared to fully convertible debentures. Partly have feature of both convertible and non-convertible debentures. इसमें दोनों का फीचर, इट्स काइंड ऑफ हाइब्रिड. सो कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल दोनों का फीचर आपको दिखाई देगा पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर में. सो नॉन कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल एंड partly convertible debentures, and certainly we will see how to use it in the questions. There are certain other types of debentures like bearer, registered, mortgage, naked or simple, redeemable, non-redeemable. राइट, ये डिफरेंट टाइप्स है. बेरर की बात करो तो ट्रांसफरेबल लाइक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. रजिस्टर्ड की बात करो तो इंटरेस्ट पेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन. मॉर्गेज क्या हुआ, सिक्योर्ड ऑन चार्ज और असेट्स. नेकेड और सिंपल का मतलब अनसिक्योर्ड हो गया. रिडीमेबल का मतलब सर्टेन पीरियड के बाद रिडीम होगा. नॉन रिडीमेबल का मतलब नॉट रिपेएबल, वो रिडीम नहीं होगा. राइट. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ रेजिंग फंड बाय इशू ऑफ डिबेंचर. सबसे पहला एडवांटेज बताओ क्या होगा, लो कॉस्ट. राइट, टैक्स शील्ड क्रिएट होता है, टैक्स डिडक्टेबल है तो लो कॉस्ट आता है. अल्टीमेट इफेक्टिव कॉस्ट इज लो. नो डाइल्यूट ऑफ कंट्रोल, डिबेंचर होल्डर का कोई चार्ज नहीं, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है कंपनी के अफेयर्स में, है ना. सो अगर आपने डिबेंचर से फंड रेज किया तो इसका इंपैक्ट कंट्रोल पे नहीं होगा. इट वोंट अफेक्ट द कंट्रोल. इन पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइस डिबेंचर इशू इज एडवांटेजेस एज कंपनी मस्ट पे अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट. सो अगर राइजिंग प्राइस है तो आपका डिवेंचर इशू क्या हो सकता है, एडवांटेजेस हो सकता है, क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, वो नहीं बढ़ता है. डिसएडवांटेज में फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, पहली प्रॉब्लम है ना, यू हैव टू पे इट. प्रोटेक्टिव कोवेनेंट एसोसिएटेड विद डिवेंचर में बी रिस्ट्रिक्टिव, वी विल डिस्कस इट. डिवेंचर फाइनेंसिंग एनहांसेस द फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद द फर्म. तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा. फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, बढ़ता है. लिवरेज आप पढ़ोगे वहां आपको बहुत डिटेल अंडरस्टैंडिंग इसकी मिलेगी. लार्ज अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. जब मैच्योर हुआ तो आपको क्या करना होगा, रीपे करना होगा, तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैश फ्लो आपको दिखाई देगा रिडीमेबल डिबेंचर के केस में. राइट, नॉन रिडीमेबल जैसे तो होता ही नहीं है कुछ. राइट, आपको रिडीमेबल ही दिखेगा. राइट, तो देखोगे आप जब उसका मैच्योरिटी पीरियड पूरा होगा तो आउटफ्लो होगा, कैश आउटफ्लो रिडीम्शन वैल्यू का. आज इश्यू हुआ 0 ईयर पे, 5 साल के बाद मान लो रिडीम होना है, 3, 4, 5. तो अब यहां तक आपका इंटरेस्ट 1 माइनस टी जाएगा, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस. आपको क्या करना होगा, हर एक साल इंटरेस्ट 1 माइनस टी आपका पे होता चला जाएगा. थर्ड ईयर में भी आपको क्या करना होगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टी पे करोगे. फोर्थ में भी इंटरेस्ट 1 माइनस टी आप पे करोगे. ये सब आउटफ्लो है. फिफ्थ में भी आप इंटरेस्ट 1 माइनस टी करोगे. मान लो 10% का इंटरेस्ट है और 100 रुपए का मेरा डिबेंचर है, तो यहाँ 100 रुपए का जो आपका आया ये इनफ्लो हुआ. अब हर एक साल आप 10-10 रुपए का क्या कर रहे हो, आपका आउटफ्लो जा रहा है. फिफ्थ ईयर में आप इंटरेस्ट भी पे करोगे और साथ ही साथ आपका रिडीम्शन वैल्यू आएगा. मान लो फेस वैल्यू पे रिडीम हो रहा है तो 100 रुपीज का आपको आउटफ्लो भी दिखाई देगा.
ये सब आपका आउटफ्लो है, ये सब आपका क्या है, आउटफ्लो है। और साथ ही साथ लास्ट ईयर में आपको रिडेम्पशन का आउटफ्लो दिखाई देगा। सो लार्ज अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जब ये मैच्योर होगा इन दैट केस रिडेम्पशन वैल्यू विल बी आउटफ्लो। तो ये क्या हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर? प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है? तो सिमिलरिटी भी है तो डिफरेंस भी है। अगर ओनरशिप की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर में स्पेशल काइंड ऑफ शेयर्स है ये, है ना, लेकिन डिबेंचर में क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ लोन रेज्ड फ्रॉम पब्लिक, इट्स अ टाइप ऑफ लोन रेज्ड फ्रॉम पब्लिक। पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात कर लो या इंटरेस्ट की बात कर लो, दोनों का फिक्स्ड रेट होता है। प्रायोरिटी इन पेमेंट डिविडेंड एंड द रिपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इन द केस ऑफ व्हाट, डिबेंचर। नेचर की बात करो, हाइब्रिड है ये, जबकि आपका डिबेंचर क्या है, इंस्ट्रूमेंट टू रेज लॉन्ग टर्म कैपिटल विद अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ मैच्योरिटी, राइट। सो दिस इज योर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। आपने देखा एज फार एज इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर एंड रिटेन्ड अर्निंग्स आर कंसर्न्ड, राइट। इस लेक्चर को हम यही रोकेंगे। आप एक बार अच्छी तरह से अपने नोट्स को रिवाइज करना, अच्छी तरह से सारे कॉन्सेप्ट्स को देखना, कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम हो लेट मी नो। बहुत सिंपल एस्पेक्ट्स है। इस अभी तक जो हमने पढ़ा ये पूरा टॉपिक, इसकी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ इसका न्यूमेरिकल पार्ट वी विल बी कवरिंग इन अ चैप्टर कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में हम बॉन्ड की भी बात करते हैं, यहां भी हम बॉन्ड की बात करेंगे एंड आई विल टेलिंग यू व्हाट इज बॉन्ड। सो वी ऑलवेज से इट लाइक डेट और बॉन्ड। सो दिस पार्ट विल बी कवर्ड इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वहां थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग प्लस न्यूमेरिकल उसका जो भी होगा दैट विल बी कवर्ड, राइट। सो विल स्टॉप हियर दिस लेक्चर और अगले लेक्चर में हम यहां से कंटिन्यू करेंगे और बाकी के इंस्ट्रूमेंट को हम वन बाय वन देखना शुरू करेंगे, राइट। अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना अगले लेक्चर को शुरू करने से पहले। थैंक यू एवरीवन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।